जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद है कि आवाज़ और वीडियो सब तक आ रही होगी। एंड इन केस अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में टेक्स्ट करके बता दीजिएगा इफ़ आई एम नॉट लाउड एंड क्लियर। वेल, हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड ये जो हमारा वेबिनार है ये हमारे वेबिनार सीरीज का एक पार्ट है जिसमें हम ऑटोडेस्क के टूल्स को या ऑटोडेस्क के क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए बिम के प्रोसेस को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, और ख़ास तौर पे हमारा कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि हम पाकिस्तान की मार्केट में बिम को जिस तरह से यूज़ किया जा सकता है या किया जा रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें ताकि हम उसको रिलेट कर पाएँ। वैसे तो बिम को जाहिर है कि वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन पे जा चुका है। लेकिन हम चूंकि अभी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर हैं विद इन पाकिस्तान, तो हम फिर उसी हिसाब से चीज़ों को जो बेसिक से लेकर और हमारे जो इस्टेब्लिश्ड मेथड्स हैं काम करने के पाकिस्तान में, हम उनको उनके साथ इन लाइन होकर चलने की कोशिश करते हैं। तो इसी सीरीज में आज के हमारे वेबिनार में हम बिम को क्लाउड के ऊपर किस तरह से एक प्रोजेक्ट को कनेक्ट करते हैं या स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद डिज़ाइनिंग फेज से गुजर के कंस्ट्रक्शन फेज में किस तरह से बिम के क्लाउड प्लेटफॉर्म को या एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ को बेनिफिट किस तरह से कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में से। तो, इसमें से, लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो एंड ऑफ द वेबिनार हमें अवेलेबल होगी, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम फर्दन फर्दन सेंड कर देंगे। क्वेश्चंस वगैरह जितने भी हैं वो आपने क्वेश्चन बॉक्स में या चैट में पोस्ट करने हैं। और ये एंड ऑफ द सेशन जो हमारा एक सेशन होगा उसके अंदर हम करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन सेशन होगा हमारी तरफ से, हमारे जो स्पीकर्स हैं। उसके बाद ऑटोडेस्क के बिम के जो सॉल्यूशन है, ख़ासतौर पे इनके क्लाउड और ऑथरिंग टूल्स वगैरह, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव ऑलरेडी नो। उसके बाद हम डिज़ाइनिंग का जो फेज़ है जिसमें अगेन रेविट वगैरह और इन चीज़ों के साथ मिलकर क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर ये डिज़ाइनिंग फेज़ में कोलैबोरेशन या कोऑर्डिनेशन या क्लैश डिटेक्शन वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं इनके ऊपर बात करेंगे। और इसमें हमारी कोशिश होगी कि आपको लाइव किसी डेटा के ऊपर क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर बिम कोलैबोरेट प्रो इसके लिए एक्चुअली यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर आपको लाइव डेमो देकर बताया जाए ताकि कुछ जो बेसिक कन्फ्यूजन्स होती हैं वो क्लियर हो सकें। नेक्स्ट जो होगा वो हमारा लास्ट वो होगा कि कंस्ट्रक्शन फेज में सेम वही क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है जो बिम कोलैबोरेट के ऊपर हमने डिज़ाइनिंग में यूज़ किया था, उसी का एक काउंटर पार्ट सेम प्लेटफॉर्म, लेकिन उसमें मॉड्यूल जो है कंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाता है। उसके ऊपर हम किस तरह से ये अपने चीज़ों को कंस्ट्रक्शन के फेज़ को आसान बना सकते हैं। और लास्टली जो है वो क्वेश्चन आंसर के सेशन होगा। तो ड्यूरिंग द डेमो या ड्यूरिंग द स्लाइड्स कोशिश कीजिएगा कि अपने क्वेश्चन जो हैं वो अपने नोट कर लें, या उसी टाइम पे क्वेश्चन बॉक्स में, चैट बॉक्स में उनको डाल के पोस्ट कर दें। हमारे चूँकि पैनलिस्ट जो हैं, स्पीकर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि अगर सपोज मैं बात कर रहा हूँ तो आपके आंसर्स जो है वो किसी दूसरे स्पीकर की तरफ से आपको मिल जाए।
स्पीकर्स में मेरा नाम तबस्सुम रज़ा है, और ई आर सॉल्यूशन जो कि ऑटोडेस्क पार्टनर है पाकिस्तान में, उनकी तरफ से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और ये वेबिनार जो है वो भी उन्हीं की तरफ से है। सेकंड, हमारे साथ कंस्ट्रक्ट बिल्डर लाहौर बेस्ड कंपनी है, उनसे हमारे पास बिलाल जाहिद मौजूद हैं, जो कि हमें कोलेब्रेशन वाले पार्ट में जो है वो चीज़ें बता रहे होंगे। उन्हीं के साथ कोलीग हैं अली हसनैन। ये सेम कोलेब्रेशन और जो रेविट का पार्ट है उसमें हमें डिफाइन करेंगे कि रेविट में नॉर्मल जो हम लोकल नेटवर्क के ऊपर पहले करते थे, या विद इन द टीम जो है वो कोलेब्रेशन करने के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म अगर हमारे पास मौजूद है, या इसमें बल्कि आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आपके जो फॉरेन के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फ्रीलांसिंग में आप यहाँ से करते हैं, तो वो क्लाउड में किस तरह से उनके ऊपर काम किया जाता है। तो वो वाले सारे आइडियाज जो हैं वो इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। ई आर सोल्यूशन हम लोग कराची बेस्ड हैं, और कंस्ट्रक्ट बिल्डर ये लाहौर बेस्ड हैं। और कंस्ट्रक्ट बिल्डर जो हैं वो ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर भी हैं इसके ऑटोडेस्क। तो आपको बिम के हवाले से चाहे वो क्लाउड के मॉड्यूल्स हों या आपके ऑथरिंग टूल्स हों, उन तमाम के बारे में अगर आपको ट्रेनिंग्स वगैरह की कोई क्वेरीज हों तो वो आप अगर आप लाहौर बेस्ड हैं तो आप कंस्ट्रक्ट बिल्डर पे जाके ये सारी सर्विसेज ले सकते हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, लेकिन ये सारा कंस्ट्रक्ट बिल्डर से आप कर सकते हैं। बीम प्रोसेस विद टूल्स का जिक्र करेंगे और प्रोसेस का जिक्र करेंगे कि ये स्लाइड लास्ट हमने जो वेबिनार किया था उसमें भी शो की थी। इसमें जो बिम का कॉन्सेप्ट है ना कि जी हम बिम स्टार्ट करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रेविट से स्टार्ट होता है, तो एक्चुअली रेविट की बजाय हम डे वन से जब बिम का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम क्लाउड में स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आज का हमारा एक्चुअली एजेंडे में शामिल है। क्लाउड से आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, और उसमें रेविट मॉडल या ऑटोकैड ड्राइंग बनाने से पहले आपके जो रॉ डाटा है वो भी प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और फिर तमाम टीम के मेंबर्स या तमाम आपके डोमेन्स जो होते हैं आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी वगैरह, वो सारे अपने कोलेब्रेशन के साथ जो है वो आगे चलते चले जाते हैं। इसमें जो नॉर्मल मेथड है लेफ्ट साइड पे आपके कि कन्वेंशनल में आप अपने जितने भी रेविट के ऑथर्स हैं, स्ट्रक्चर के हों, एमईपी के हों, या आर्किटेक्चर के हों, वो सारे जो हैं वो विद इन टीम करते हैं, अपनी कोलेब्रेशन करते हैं। और राइट साइड वाला जो ऑप्शन है इसमें आपके तमाम टीम मेंबर्स जो हैं वो क्लाउड के ऊपर मौजूद होते हैं, और इसमें प्रोजेक्ट में आपके डॉक्यूमेंटेशन हो या आपके डाटा हो या आपके वर्कफ्लोज हो या आपस में टीम के कम्युनिकेशंस हों, वो सारी आसान होती हैं। तो इसमें जो ट्रू बिम हम जिसको कहते हैं, ट्रू बिम एक्चुअली बेस्ड ही कोलेब्रेशन या बेस्ट कम्युनिकेशन मेथड्स पे करती है। अगर ये दो चीज़ें नहीं है तो फिर वो जस्ट रैबिट मॉडल के ऊपर काम करना या दो तीन डोमेन्स को लिंक करवा देना, आर्किटेक्चरल मॉडल में सिविल और सॉरी स्ट्रक्चर और एमईपी को लिंक करवा देना, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द बिम, नॉट द ट्रू बिम। ट्रू बीम इज समथिंग प्लस, जो कि आज हम उन चीज़ों का जिक्र करेंगे। तो ट्रू बीम को आज हम चूंकि इम्प्लीमेंट करेंगे राइट साइड वाला, तो इसी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, जिसमें सिर्फ हमारे ऑथरिंग के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं प्रोजेक्ट में, स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो कनेक्टेड नहीं होते, डिसीजन मेकर्स भी होते हैं, रिव्यूअर्स भी होते हैं, तमाम लोग जो हैं वो उसका पार्ट होते हैं। ऑथरिंग टूल्स ऑटोकैड, रेविट, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन इनके अलावा जो है जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो बेसिक जब कॉन्सेप्ट होता है या कॉन्सेप्चुअल मैसिंग होती है, यहाँ से एक्चुअली हमारे प्रोजेक्ट बिल्डिंग के स्टार्ट होते हैं। तो वो ऑटोकैड और रेविट से पहले आपके वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस के लिए ऑटोडेस्क के ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में से एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है फॉर्मा। एक्चुअली फॉर्मा
टूल काफ़ी सालों से मौजूद था, लेकिन इस नाम से नहीं था, किसी थर्ड पार्टी के पास था। और फिर ऑटोडेस्क ने इसको एक्चुअली परचेज किया, और उसके बाद ऑटोडेस्क फॉर्मा के नाम से अपनी टूल किट में इसको ऐड किया है। और इसमें फॉर्मा के अंदर आप बिल्कुल एक कार्डबोर्ड मॉडल से शुरू करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप गूगल स्केचअप में किसी टाइम पे चीज़ों को करते थे। एंड उसके साथ ही उसके ऊपर आप एनवायरमेंटल स्टडीज़, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से उसके इम्पैक्ट्स, सन स्टडीज़, विंड स्टडीज़, आपके डे लाइट की स्टडीज़, माइक्रो क्लाइमेट, टेम्परेचर्स वगैरह की एक्सट्रीम कंडीशंस, ये सारी आपकी जो एनालिसिस हैं जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर अफेक्ट करते हैं, नॉट इन कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन बट आल्सो इन ऑपरेशनल फेज के, बिल्डिंग ने बनने के बाद जब ऑपरेट होना है तो इस ये एनर्जी एफिशिएंट कितनी होगी, या हीटिंग एंड कूलिंग के लोड वाइज जो ये क्या होगा। वैसे तो उसके लिए हमारे पास ऑटोडेस्क इनसाइट के नाम से ग्रीन बिल्डिंग स्टूडियो वगैरह उसके टूल्स मौजूद है, लेकिन इनिशियल कॉन्सेप्ट में कार्डबोर्ड मॉडल के ऊपर भी ये सारी स्टडीज जो है वो की जा सकती हैं। तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम ऑटोकैड में, रेविट में जो है वो डिटेलिंग मॉडलिंग वगैरह कर रहे होते हैं। और याद रखें कि बिम प्रोसेस में ऑटोकैड भी उस प्रोसेस का हिस्सा होता है। जस्ट ऐसा नहीं है कि रेविट में अगर हम करेंगे तो वो बिम होगा और ऑटोकैड में करेंगे तो नहीं होगा। इवन अगर आपके पीडीएफ्स जो हैं वो भी बिम प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, और इवन आपके हैंड स्केचेस जो हैं जिनको आप स्कैन करते हैं वो भी आपके बिम प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। आपके मॉडल्स की भी बेटर विजुअलाइजेशन के लिए ट्विन मोशन होता है जो कि रेविट के साथ ही होता है, मिलता है, और सीमलेसली काम करता है। 3D स्टूडियो मैक्स हम दहाइयों से यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह से जब हम स्ट्रक्चर और एमईपी की तरफ आते हैं तो वहाँ पे डिज़ाइनिंग, डिटेलिंग और एनालिसिस के टूल्स हमारे पास मौजूद होते हैं। बिल्डिंग बताते खुद पूरा प्रोजेक्ट नहीं होती, उसके इर्द गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी लैंड प्रिपरेशन है, उसके कॉन्टेक्सचुअल जो एलिमेंट्स हैं उन सबको भी बिल्ड उसमें किया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास सिविल 3D और इंफ्रावर्क्स जो है ये मौजूद हैं। और हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार आ रहा है सितंबर में, उसमें हमारा जो फोकस होगा वो सिविल 3D और इंफ्रावर्क्स होगा। तो उस पर ज़रूर आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, आप लोगों को इंशाल्लाह इनवाइट उसके भेजे जाएंगे। बिम वर्कफ्लोज जो हैं उसमें जैसा कि मैंने कहा कि आप डे वन से क्लाउड के ऊपर ही प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो ऑटोडेस्क डॉक्स के नाम से एक क्लाउड प्लेटफॉर्म मौजूद है, और आप उसके ऊपर अपने फर्स्ट डाटा को, या आप प्रोजेक्ट के फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको वहाँ पे बनाते हैं। और प्रोजेक्ट सेटअप करते हुए जाहिर है कि प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स रखी जाती हैं, उसमें टीम मेंबर्स ऐड किए जाते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है वो करने के बाद उसके ऊपर फिर सब लोग अपने अपने हिस्से का डाटा जो है वो डालना शुरू कर देते हैं। और इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो यूज़र्स की मैनेजमेंट हो, फोल्डर्स के सेटअप्स हों, या हर यूज़र के लिए फोल्डर्स के, या टीम्स के लिए फोल्डर्स की परमिशंस वगैरह हों, ये सारा कुछ जो है वो यहाँ से एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। उसके बाद जो हमारे एग्जिस्टिंग कंडीशंस को हम कैप्चर करते हैं, टॉप सर्विस के ज़रिए से हो, बाउंड्री सर्विस के ज़रिए से हो, या किसी भी तरह से, वो डेटा हम सारे का सारा अगेन क्लाउड में अपने जो भी रिस्पेक्टिव टीम्स होती हैं वो अपना लेती हैं और क्लाउड प्लेटफॉर्म पे पहुंचा देती हैं। और वो तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को जिन्होंने बाद में इस पे काम करना है या डिसीजंस लेने हैं, उन तक ये डाटा अवेलेबल होता है। और उसी की बेस पे फिर जिस टीम को उसमें से जो चीज़ चाहिए होती है वो उसको यूज़ करते हैं और अपने डिज़ाइन फेज़ की तरफ मूव कर जाते हैं। डिज़ाइन फेज़ में इनिशियल जो आपका कॉन्सेप्चुअल से उसको परसीव करते हैं हम, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें डिटेल्स ऐड करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी फॉर्मेट और रेविट जो है इन दोनों को यूज़ किया जाता है। और इसमें आपके रिक्वायरमेंट्स हैं या आपके जो क्लाइंट की तरफ से नॉर्मली आती हैं, तो वो हम उसकी डिटेल्स वगैरह जो है उनको एक्चुअली थोड़ा सा डीप चलते चले जाते हैं। नेक्स्ट जो है एनालिसिस। फार्मा का मैंने शुरू में जिक्र किया था, लेकिन फार्मा का काम वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता। आप जब डिटेल्स में चले जाते हैं रेविट से डिटेल्ड मॉडल लेकर भी, याद रखें फार्मा और रेविट के बीच में आपका डाटा जो है वो टू एंड फ्रो फ्लो कर सकता है।
कनेक्टेड होते हैं, इसमें आपको कोई फाइल सेव करके अलग ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। कनेक्टर्स मौजूद हैं, और वो डाटा को यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ वापस भेज सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारा डिटेल्ड डिज़ाइन जो है वो बनता चला जाता है, तो जो हमारे फार्मा के एनालिसिस हैं उसमें भी हमारे पास समझ लें कि रिफाइनमेंट आती चली जाती है। शुरू में एक जस्ट एक बॉक्स था, और बाद में बिल्डिंग के मुख्तलिफ फीचर्स एक्सटीरियर वाइज, हाँ, उस कैसे देंगे तो उसी के हिसाब से अपने एनालिसिस को भी और ज़्यादा बेहतर करता चला जाता है। और इसी तरह डिटेल डिज़ाइन में ही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का या बाकी चीज़ों का अमल दखल रहता है। तो उसमें सिविल 3D फार्मा वगैरह, सॉरी इंफ्रावर्क्स वगैरह, वो थ्रू आउट द पैसेज मूव होते रहते हैं। उसी के साथ जो है हम अपने जो मेन हमारा समझ लें कि सेंट्रल पॉइंट होता है आर्किटेक्चरल मॉडल का, अ, वो अपना काम जो है वो सारा क्लाउड पे कर रहे होते हैं, कोलैबोरेशन चल रही होती है टीम में, और यही लोग जो हैं वो अपने डिज़ाइन को अभी नेक्स्ट जो हम बिम कोलैबोरेट प्रो को के फीचर जो देखेंगे कि किस तरह से आर्किटेक्ट जो है वो अपना काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन अपने काम को साथ साथ क्लाउड के ऊपर पैकेजेस में शेयर भी कर रहे होते हैं, ताकि जो दूसरी टीम्स हैं, हमारे MEP की टीम्स हैं, वो उस उन पैकेजेस को वहाँ से ले सकें, कंज्यूम कर सकें, और फिर उनके ऊपर अपने MEP के जो एलिमेंट्स हैं उनको ड्रॉ कर सकें या मॉडल कर सकें। और इसी तरह से जो आपके स्ट्रक्चर वाले हैं वो भी उन्हीं पैकेजेस को कंज्यूम कर सकें और इसके ऊपर अपना काम कर सकें। और जब ये MEP और स्ट्रक्चर अपने चीज़ें मॉडल कर लेते हैं, तो फिर ये अपने काम के या अपने एलिमेंट्स के जो मॉडल किए थे उनके पैकेजेस बना के वापस शेयर करते हैं, ताकि अगर वो कोई और टीम उनको यूज़ कर रही है या इवन आर्किटेक्ट यूज़ करना चाह रहा है, या एक एग्रीगेट मॉडल जो बन रहा है उस पे क्लैश डिटेक्शंस जो चल रही हैं, होना है एक्चुअली, वो जो भी हमारे रिव्यूअर्स हैं या डिसीजन मेकर्स हैं, वो सारा कुछ है वो एक्सेस कर सके, उनके ऊपर ये सारी चीज़ें रन कर सके। नॉर्मली नेविस को हम लोग यूज़ करते रहे क्लैश डिटेक्शंस के लिए, या एग्रीगेट मॉडल बनाने के लिए, या हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, ख़ास तौर पे टाइम लाइंस वाला जो पार्ट है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब चूँकि क्लाउड पे चली गई हैं, तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन वाला जो फेज़ आएगा उसमें फिर मैं जिक्र करूँगा कि हमारे जो टाइम लाइन्स हैं ये कैसे क्लाउड में मैनेज हो सकती हैं और बहुत बेहतर तरीके से हो सकती हैं। और इसी तरह जो आपका क्लैश डिटेक्शन वाला पार्ट था वो किस तरह से बिम कोलैबोरेट प्रो में क्लाउड के ऊपर हो सकता है और बेहतर तरीके से हो सकता है। इसमें टोटली ऑटोमेशन आ जाती है, आपको खुद से क्लैश मॉडल के लिए कंपैरिजन सेट्स नहीं बनाने पड़ते, बस एक दफ़ा आप डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ किस किस चीज़ के साथ कंपेयर होगी। तो जैसे ही ड्यूरिंग को ऑथरिंग आपके क्लैशेस अपेयर होते हैं, ऑटोमेटिकली जो है वो सिग्नल्स जो है वो सबके पास चले जाएंगे कि कहीं पे कोई डिज़ाइन के अंदर क्लैश अपेयर हुआ है। तो ये सारे जो है विजुअलाइजेशन और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और डे 1 से हम क्लाउड के ऊपर थे, और डे लास्ट तक जो है वो इसी के ऊपर रहते हैं, और तमाम चीज़ों को इसके साथ जो है वो लेकर चलते हैं। ऑटोडेस्क का कंस्ट्रक्शन क्लाउड है। यहाँ से जो है वो हमारे पास बिलाल जायद मौजूद हैं। ये आपको नेक्स्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन क्लाउड और इसके जो भी हमारे आने वाले हैं उनके बारे में बताएंगे। तो बिलाल, प्लीज़ जी। आप अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी स्क्रीन यहाँ से हटा लेता हूँ जी ताकि जी। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकें। जी। जी तो अगर आप लोगों को अगर आप लोगों ने इससे पहले रेविट यूज़ किया है या बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में काम किया है, तो आप लोगों को एक चीज़ सुनने को मिलती होगी, बिम 360, जिसको हम पहले बिम 360 कहते थे। वो सारे फीचर्स अब ऑटोडेस्क ने कंस्ट्रक्शन क्लाउड के अंदर ऐड कर दिए हुए हैं। और फर्दर इसके अंदर बिम 360 के अलावा जो एडिशनल फीचर्स ऐड हुए हैं, उसमें हमारे पास को ऑथरिंग का जो फीचर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन क्लाउड के अंदर कोलैबोरेट प्रो की वजह से अवेलेबल है। पास तो जो कंस्ट्रक्शन क्लाउड है उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें कि कोलैबोरेशन हो रही है। उसके बाद हमारे पास टेक ऑफ की ऑप्शन है, और जब कंस्ट्रक्शन का फेज आएगा तो उसके अंदर हमारे पास बिल्ड की ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अंदर
हमें जो सबसे बड़ा फायदा इसके अंदर मिल रहा है कि हमारा सारा डाटा क्लाउड के ऊपर एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। आपको कोई अलग से मैनेज नहीं करना इस डाटा को, और उसको शेयर करना, दूसरों तक पहुंचाना, उसके अंदर कोई इशू नहीं आ रहा। फिर उसके इनसाइट्स के अंदर हमारे डैशबोर्ड के ऊपर हमारी सारी प्रोग्रेस आ रही है कि हमारा प्रोजेक्ट किस फेज में है, उसके अंदर क्या इश्यूज आ रहे हैं, किसने क्या इशू रिजॉल्व कर दिया है, कौन सा इशू कौन सी स्टेज पे है। उसके बाद हमारे पास जो पूरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर किसको क्या रोल देना है, वो सारे रोल जो है वो आपके पास खुद ब खुद कंस्ट्रक्शन क्लाउड के अंदर आप जब प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं उस वक्त हम असाइन कर देते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं यहाँ से स्लाइड से जो है ना ज़रा जल्दी गो थ्रू करूँ और डेमो के ऊपर जो है वो चीज़ें आपको ये सारी गो थ्रू करवाऊँ। इसके बाद हमारे पास ये जो है जब हम यूनिफाइड डाटा की बात करते हैं तो हम कंस्ट्रक्शन क्लाउड के ऊपर हमारे मॉडल, हमारी ड्राइंग्स के अलावा जो शीट्स वगैरह हैं, उसके अलावा हम वीडियोस, ड्राइंग्स, फोटोज, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें भी हम कंस्ट्रक्शन क्लाउड पे साथ ही मैनेज कर रहे होंगे। सिर्फ जो है हमारा मॉडल या जो हमारे डिज़ाइन की टूल्स हैं सिर्फ उन्हीं को हम यूज़ नहीं कर रहे होंगे। जो इनसाइट्स के वाले से मैं बता रहा था उसके अंदर हमारे हमारे पास एक डैशबोर्ड अवेलेबल होगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से हमारे पास कंस्ट्रक्शन क्लाउड के ऊपर डैशबोर्ड अवेलेबल होगा जिसके अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट इश्यूज आ रहे होंगे, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जो सबमिशंस चल रही हैं, ये सारा डैशबोर्ड हमारे पास एक ही दफ़ा कंस्ट्रक्शन क्लाउड में साइन इन होते ही हमें ये सारी चीज़ें और ओवरव्यू दे रही होंगे कि हमारे पास कौन सा प्रोजेक्ट हमारा कौन से फेज़ में है। इवन के ये जो इश्यूज हैं, कौन सा इशू जो है इस वक्त जो है वो इन प्रोसेस है, कौन सा इशू क्लोज हो चुका है, कौन से इशू की क्या ड्यू डेट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इनसाइट की वजह से शो हो रही होंगी। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो जब आपने कंस्ट्रक्शन क्लाउड का पहली दफ़ा सेटअप करना है, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा वो हमारा कंस्ट्रक्शन क्लाउड से होगा। उसके अंदर जो है वो अकाउंट एडमिन और प्रोजेक्ट एडमिन का रोल जो है इनको हम डेमो के अंदर डिफाइन कर देंगे। और आपने वहीं पे जो है ना अपना डाटा स्टैंडर्ड्स भी सेट कर लेने हैं। जब आपने नया प्रोजेक्ट सेट करना है तो हम कोशिश ये करते हैं कि क्योंकि मुख्तलिफ लोग आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं तो हम एक कॉमन डाटा एनवायरनमेंट को लाजमी फोकस में रखते हैं। और बिम जो है मतलब वो आजकल प्रेफर करता है कि अगर आप ISO 19650 का जो स्टैंडर्ड है बिम का, उसको आप फॉलो करें नेमिंग कन्वेंशन के लिए, फोल्डर्स को मेंटेन करने के लिए। तो हम भी यही प्रेफर करेंगे कि हम ISO 19650 जो है ना उस स्टैंडर्ड को हम फॉलो करें। तो ये सारा मेंटेन आपका जो है अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर है उसी के थ्रू हो जाएगा। उससे पहले ही वो अकाउंट एडमिन जो है वहाँ पे अपना ISO स्टैंडर्ड जब इम्प्लीमेंट कर देगा तो उसके अलावा कोई भी नेमिंग, कोई भी फोल्डर वगैरह उसके अलावा क्रिएट नहीं हो सकेगा, सिर्फ स्टैंडर्ड पे ही क्रिएट हो सकेंगे। ऑटोडेस्क डिज़ाइनिंग की बात करें तो हमारे पास उसके बाद कोलैबोरेट के अंदर जो हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना होता है उसके ऊपर आ जाते हैं कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट सेट करते हैं, कैसे हमारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, उसके ऊपर इंसाइट्स कैसे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर टूल क्या होते हैं। तो उसको हम डेमो में देख लेते हैं। उससे पहले आप देख लें कि कंस्ट्रक्शन कोलैबोरेशन जो ये जो बिम कोलैबोरेट प्रो है इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी। सबसे पहले जो उसके अंदर चीज़ है वो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में, ठीक है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के अंदर बिल्कुल जैसे आप अपने कोई वन ड्राइव का या गूगल ड्राइव का कोई अकाउंट मैनेज कर रहे होते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपके पास कंप्यूटर पे भी अवेलेबल होते हैं, क्लाउड पे भी अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपकी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट हो रही होती है कोलैबोरेट के वाले से। डिज़ाइन कोलैबोरेशन के अंदर आपको ये फ़ायदा हो रहा होता है कि एट अ टाइम मुख्तलिफ जो लोग हैं MEP वाले जो लोग हैं वो MEP के ऊपर काम कर रहे हैं। उसी डिज़ाइन के अंदर से आपने मॉडल को इस तरह से सेग्रीगेट किया हुआ होता है कि एक ही टाइम में मुख्तलिफ लोग एक ही जो है ना वो मॉडल को एक्सेस कर रहे होते हैं। मैं फाइल नहीं कहूँगा, मॉडल मतलब एक होता है, फाइलें तो अलग अलग भी हो सकती हैं। तो वो मॉडल को एक्सेस कर रहे होते हैं और वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। अब आगे हमारे कोलैबोरेशन के ऊपर है कि वो काम दूसरे को कब जो है ना किस स्टेज के ऊपर दूसरे को जो चेंजेस एक ने किए हैं वो दूसरे को किस स्टेज पे शो होंगी, उसको हम जो है ना आगे जाके डिटेल के अंदर ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा हमारी जो मॉडल कोऑर्डिनेशन हो जाएगी इसके अंदर, तो हमारे पास जो सारे मॉडल्स हैं साथ साथ ही नज़र आ जाएंगे। उसके अलावा जो इसके अंदर बड़ा फ़ायदा हमें ये होगा कि ऑटोमेटिकली क्लैशेस डिटेक्ट हो जाएंगे। जब हमने वहाँ पे सेटअप कर लिया होगा कि कौन सी चीज़ को किससे के साथ कंपेयर करना है तो हमारे पास खुद ब खुद वो हमें क्लैशेस बता देगा। और फिर उन क्लैशेस के साथ साथ हम वहाँ पे ही उनको मार्कअप कर देंगे कि ये हमारा जो क्लैश है इसको ये मार्कअप करके ये इशू है। तो वो हमारे पास इश्यूज मैनेजमेंट में आ जाएगा और फिर हम वहाँ से इशू के किसको असाइन करना है, क्या ड्यू डेट देनी है, वहाँ से हम उसको
फर्दर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमें वेट नहीं करना पड़ेगा कि जब एक का मॉडल कंप्लीट हुआ है तो दूसरा उसको देखे और फिर मीटिंग हो। हमें वहीं पे आपको डिजाइन कंस्ट्रक्शन क्लाउड के ऊपर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली साथ साथ चल रही होंगी। जो डॉक्यूमेंट्स है उसके वाले से मैंने बता दिया कि हमारे पास डॉक्यूमेंट कंट्रोल आएगा, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स की अप्रूवल है, और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंट्स की वर्जनिंग, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर सेव करवाते रहेंगे उसका जो पिछला वर्जन है वो उसके ऊपर सेव होता रहेगा। और कंस्ट्रक्शन क्लाउड की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि आपके पास अनलिमिटेड स्टोरेज है। ठीक है, उसके अंदर आपके पास जितने भी आप वर्जन सेव करवाना चाहते हैं, हमारा आपके सारे, एक दफ़ा आपने कंस्ट्रक्शन क्लाउड से ही आपने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो आपके पास सारे जो आपके वर्जन हैं उसके जो भी आपने डिजाइन किया है वो आपके सारे जो है पिछले सेव होते जाएंगे और आपके पास अनलिमिटेड स्पेस अवेलेबल है। उसके बाद इस चीज़ के यहाँ पर आ जाते हैं कि हमारे पास जो डिज़ाइन कोलैबोरेशन का टैब है उसके अंदर, कंस्ट्रक्शन क्लाउड के अंदर वो जो डिज़ाइन कोलैबोरेशन का टैब है उसके अंदर हम पैकेज क्रिएशन को, डिज़ाइन रिव्यूज़ को, चेंज विजुअलाइजेशन और इश्यू मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको डेमो के अंदर मैं एक एक जो है वो करके रिव्यू करवा देता हूँ। ये हमारे पास इस तरह से कंस्ट्रक्शन कोलैबोरेशन, डिज़ाइन कोलैबोरेशन का टैब इस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन क्लाउड के अंदर विजुअलाइज हो रहा होता है। ये जो आपको टॉप के ऊपर नजर आ रही है, इसके अंदर हर जो टीम है, मिसाल के तौर पे आर्किटेक्चर टीम है, एमईपी टीम है, उसने कौन कौन से पैकेजेस किस टाइम पे शेयर किए हैं, और कौन कौन से पैकेजेस आपकी टीम ने कंज्यूम कर लिए हैं, ये सारी आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू के तौर पे डिज़ाइन कोलैबोरेशन के अंदर यहाँ पे शो हो रहा होता है। और हर एक जो आपने पैकेज जो पब्लिश कर दिया हुआ है उस पैकेजेस के अंदर कौन कौन से पैकेज लास्ट पब्लिश हुए हैं, उसके अंदर कितनी शीट्स थे, कितने 3D व्यूज थे, वो आपको यहाँ पे नीचे समरी शो हो रही होती है जैसे ही आप डिज़ाइन कोलैबोरेशन के टैब में जाते हैं। उसके बाद डिज़ाइन कोलैबोरेशन में हम वहीं पे सबसे जो अच्छी चीज़ है कि हम ऑनलाइन ही अपना मॉडल जो है वो बड़ी आसानी से व्यू कर सकते हैं, उसके अंदर वॉक थ्रू कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू के तौर पे देख सकते हैं, उसको मूव करवा सकते हैं, और एक एक एलिमेंट जो है वो हमारे पास अलग अलग उसके अंदर नज़र आ रहा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज हर चीज़ वहाँ पे शो हो रही होती है। इसको अभी हम आगे चल के देख लेते हैं। उसके बाद जब आपने ये चीज़ें ऑनलाइन ही व्यू कर ली तो आपके पास डिज़ाइन कोलैबोरेशन में ये जो हमारे पास बेनिफिट है कि हमने यहाँ पे ऑनलाइन ही मार्कअप कर दिया कि यहाँ पे हमारे पास जैसे ये मार्क आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक इशू है, उस इशू को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि इस इशू के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होनी है, क्या ड्यू डेट है, कौन इसको लेके चलेगा, तो कब ये कंप्लीट होना चाहिए। तो हमारे पास ऑनलाइन ही ये जिसको क्लैश कह लें या जो भी इशू है, आप इवन के क्लैश नहीं भी है, जो कोई आपको लग रहा है कि इशू है, कोई किसी ने डिज़ाइन किया है वो किसी स्टैंडर्ड पे नहीं है, आपको लग रहा है, आप उसको पॉइंट आउट करें मार्क करके, आप उस रिलेटिव पर्सन को यहाँ पे असाइन कर दें कि इसको जो है चेक कर लिया जाए कि ये उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है। उसके बाद हमें हमारी जो विजुअलाइजेशन है वो सारी की सारी हमारे यहाँ पे आ रही होगी कि जैसे ही आप एक मॉडल को दूसरे मॉडल के साथ कंपेयर, जब आपने एक मॉडल को अपलोड कर दिया तो दूसरा मॉडल को जब आपने, मतलब एक पैकेज के बाद दूसरा पैकेज अपलोड करेगी एक टीम, तो उसके बाद उसके दो वर्जन जो है आपस में आप बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आर्किटेक्चर टीम ने कोई अपग्रेडेशन की है और वो एमईपी टीम देखना चाह रही है, तो एमईपी टीम क्या करेगी कि उस पैकेज को कंज्यूम करने से पहले वो एक्सप्लोर कर लेगी उस पैकेज को, और उसके अंदर जो चेंजेस हैं पिछले वर्जन से नए वर्जन के दरमियान वो बड़ी आसानी से आ जाएंगी, और आपके पास इस तरह से नज़र आ रहा होगा कि कितने नए एलिमेंट्स ऐड हुए हैं, कितने जो है वो मॉडिफाई हुए हैं, और एक एक एलिमेंट के ऊपर जाके आप देख सकते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो अब ये इशू नहीं होगा कि जो डिज़ाइन चेंजेस आई हैं वो आपको खुद उसके अंदर जाके ढूंढनी पड़े, बल्कि आपको यहाँ पे वो खुद ही बता रहा होगा कि पिछले वर्जन के मुकाबले में इस वर्जन के अंदर ये चेंजेस आएंगी। मीन्स कि जब आप रेविट के ऊपर या किसी भी सिविल 3D या उस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करें, डिज़ाइन के किसी भी सॉफ्टवेयर पे, तो उस वक्त हो ये रहा है कि बैकग्राउंड के ऊपर पूरी लॉग सेव होती जा रही जो जो चेंजेस आप कर रहे हैं, तो जब आपने पब्लिश कर लिया तो वो उसके अंदर बता देगा कि आपकी ये जो चीज़ें ऐड हुई हैं, ये मॉडिफाई हुई, ये डिलीट हुई हैं, तो बड़ी आसानी से वो पॉइंट आउट हो जाएंगी। उसके बाद हम वहीं पे अपना मॉडल जो है उसकी मुख्तलिफ एलिमेंट्स को स्विच ऑन करके स्विच ऑफ करके सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे नज़र आएगी बगैर रेविट को ओपन किए। और इसकी जो है ना वो दूसरा बेनिफिट हमारे पास ये हो जाता है कि हम यही जो ऑनलाइन व्यू है, यही व्यू हम प्रोवाइड कर देते हैं हमारे रिव्यूअर्स को, जो कि डिज़ाइन के अंदर रिव्यू कर रहे हैं सिर्फ, या जो हमारे क्लाइंट्स हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने डिज़ाइन के अंदर पार्ट प्ले नहीं करना लेकिन उनको हमने ये शो करवाने की ज़रूरत है सिर्फ, तो हम ऑनलाइन बड़ी आसानी से इसको जो है वो विजुलाइज करवा सकते हैं उनको, और उसके अंदर एक एक डिटेल जो है उसके साथ मौजूद होती है। इसके अंदर मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर व्यू, हर इवन के सेक्शंस कट करके ये सारे इधर यहाँ पे हम
देख सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हमने जो है वो इसके अंदर मेक इट इजी टू एंटायर प्रोजेक्ट, हाँ जी, तो सारी कोऑर्डिनेशन किस तरह से होगी। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर हमारे पास ये है कि मॉडल एग्रीगेटेड सारे एक जगह पे आ रहे होंगे। ऑटोमेटिक क्लैश डिटेक्शन जो मैंने अभी बता दी कि आपको वहाँ पे नजर आ रही है, इशू मैनेजमेंट, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको डेमो के अंदर मैं अभी गो थ्रू करवा देता हूँ। ये जो है हमारे पास उसका ऑनलाइन व्यू जो है आपके पास, जहाँ पे ये शीट्स आपको जैसे पब्लिश हो रही हैं, जहाँ पे आपको वो ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन क्लाउड के अंदर शो हो रही हैं, इसी तरह बड़ी आसानी से हम उसको अपने आईपैड के ऊपर, फ़ोन के ऊपर साथ साथ व्यू कर सकते हैं। और इसका हमें ये फ़ायदा हो सकता है कि हम ऑन दी इन दी फील्ड हम बड़ी आसानी से अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी साथ साथ देख सकते हैं। जो हमारी ऑटोमेटिक क्लैश डिटेक्शन मैंने बताया, उसके अंदर हमारे पास इस तरह से कुछ क्लैशेस जो हैं हमें ऑनलाइन ही नज़र आ जाएंगे कि ये जो है इशू, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिक वो क्लैश डिटेक्शन कर देगा। आप जैसे ही उस क्लैश को क्लिक करेंगे वो आपको ऑनलाइन उसी व्यू पे ले जाएगा। आप वहाँ पे मार्कअप करके जैसे ही इशू को क्रिएट कर देंगे, वो इशू तो आपको वो बता रहा होगा, जब आप मार्कअप करके उसको किसी को असाइन करेंगे तो इशूज़ के अंदर वो इशू क्रिएट हो जाएगा। साथ ही वो आपका एक स्क्रीनशॉट लेके वो रेफरेंस के तौर पे साथ में सेव भी करवा देगा। और आप उसको असाइन कर देंगे कि किस पर्सन को ये असाइन करना है और क्या उसको ड्यू डेट देनी है, तो यहाँ से आपका जो क्लैश है या जो भी आपका इशू है वो इशूज़ मैनेजमेंट के अंदर खुद ब खुद चला जाएगा, और दूसरी टीम को खुद ब खुद या उसके कंसर्न बंदे को खुद ब खुद उसी टाइम पे मिल जाएगा, और उसको ड्यू डेट भी मिल जाएगी, उसको फर्दर कोई मीटिंग वगैरह की जरूरत नहीं। इस तरह से वो मार्कअप्स हमें अपने जो है ना मॉडल के अंदर नज़र आ रहे होते हैं, और हम जिस तरह उस मार्कअप के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो जूम करके उसको जहाँ पे वो इशू है वो हमें शो करवा देता है। ये सारी जो पिन्स हैं ये आपको पूरे मॉडल के अंदर बड़ी आसानी से वहाँ पे विजुअलाइज हो रही है। इंक्लूड ऑल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन लिंक्स डॉक्यूमेंट, ये हमारे पास जो है सारी जो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है मॉडल कोऑर्डिनेशन के अंदर वो हमें नज़र आ रही होती है। और जो हमारी इसके बाद हमारा जो फर्दर इसको हम फिर बिल्ड के प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जाते हैं, जिसके अंदर हमारा जो पैकेज है वो किस तरह से कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, का कौन सी चीज़ें जो है ना सब मतलब जैसे आप कह लें कि जब ड्राइंग सबमिट हो जाती हैं, जब सारी सबमिशन हो जाती है तो फिर उसको हम उसके बिल्ड के प्लेटफॉर्म के अंदर यहीं से कंस्ट्रक्शन क्लाउड से ही हम उसको बिल्ड के प्लेटफॉर्म में ले जाते हैं, और हमारे पास वही चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन क्लाउड में ऑलरेडी अपनी जगह पे मौजूद हैं बगैर पेपर के इस्तेमाल किए, हम वहीं से उसको ऑन द साइट एग्जीक्यूशन की तरफ ले जाते हैं। अब कंस्ट्रक्शन क्लाउड के ऊपर आने से पहले जो कंस्ट्रक्शन फेज में आने से पहले मैं अब आप लोगों को डेमो की तरफ ले चलता हूँ। ये अब आप लोगों को मेरी कंस्ट्रक्शन क्लाउड की जो स्क्रीन है वो इस तरह से शो हो रही है। जो प्रोजेक्ट उसको इस तरह से जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो उसके अंदर शो हो रहे होंगे। इवन के जो आपके मेंबर्स भी हैं उनको जो जो प्रोजेक्ट्स असाइन है वो कंस्ट्रक्शन क्लाउड में जैसे कि आप साइन इन करेंगे तो आपको कंस्ट्रक्शन क्लाउड के अंदर आपके सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो शो हो रहे होंगे। हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। बल्कि इसको मैं एक्सप्लोर करवाने से पहले आप लोगों को बता दूं, जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है यहाँ पे आप क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे। क्रिएट प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का कोई नाम दे देंगे। उसके बाद उसको प्रोजेक्ट का हम नंबर यहाँ पे असाइन कर देंगे जो उनसे अकाउंट से हम इसको करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपके पास अगर मुख्तलिफ कंपनीज आपस में कोलैबोरेट कर रही हैं तो आपके पास मुख्तलिफ अकाउंट्स भी आ रहे होते हैं, कौन से अकाउंट के अंदर ये क्रिएट करना है, यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल हो जाती है। तो उसके बाद हम यहाँ पे चूज़ करेंगे किस टाइप का प्रोजेक्ट है हमारे पास, कोई वेयर हाउस है या जो भी चीज़ है, उसका जो टेम्पलेट है हम वो इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपना जो पहली दफ़ा के लिए आपकी कंपनी ये कर सकती है कि अपना एक
प्रोजेक्ट क्रिएट करें बगैर टेम्पलेट के। वो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद उसके अंदर अपनी फोल्डर्स वगैरह क्रिएट कर ले। वो फोल्डर्स क्रिएट करके उसको एज ए टेम्पलेट सेव करवा ले। तो आपकी कंपनी का एक टेम्पलेट सेव हो जाएगा। यहाँ से आप जब भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आप अपनी कंपनी का यहाँ से टेम्पलेट उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे और आपका वो टेम्पलेट लग जाएगा। इसी तरह उस प्रोजेक्ट की जो है वो हम लोकेशन लगा सकते हैं, मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, और उसका स्टार्ट डेट और एंड डेट उसकी लगा के और उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो भी हमने लगानी है लगा के उसको हम प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। एक दफ़ा आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया तो फिर ये प्रोजेक्ट दोबारा डिलीट नहीं हो सकता, सिर्फ आर्काइव्स में जा सकता है। लेकिन ये आपका प्रोजेक्ट वहीं पे आपको शो होता रहेगा। इवन इस स्क्रीन पे आपको जो पीछे नज़र आ रही है इस पे नहीं शो होगा, लेकिन आपको वैसे वहाँ पे शो हो सकता है। तो इसको मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे बिल्ड हुए हुए हैं। तो हमने ये प्रोजेक्ट इस वेबिनार के लिए जो बिल्ड किया है ये हमारे पास है विम द बिल्ड। ठीक है, इसके अंदर हम ये देख लेते हैं। ये है हमारे पास जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन क्लाउड है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ फीचर्स हमें नज़र आ रहे हैं। ये माई होम था जिस पे अभी मैंने आपको ये दिखाया, मैं दोबारा से दिखा दूँ। इसके अंदर से मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर चला गया। ये मेरे पास प्रोजेक्ट्स आ गए और ये मेरा प्रोजेक्ट के अंदर आ गया। प्रोजेक्ट के अंदर आते ही मेरे पास सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर आ रहा है। तो जब आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपके पास सिर्फ प्रोजेक्ट फाइल्स का फोल्डर आ रहा होगा। तो हमने इसके अंदर क्या करना होगा कि हमने अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पे आके, एक सेकेंड, ये यहाँ पे हमने जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं उनको हमने क्रिएट कर लेना है। सिंपली यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल में आया मैं, यहाँ पे ऐड सब फोल्डर किया और जो भी मैं नाम दूंगा इस तरह से मेरे पास जो फोल्डर्स हैं वो क्रिएट होते जाएंगे। ये फोल्डर जो है ये भी हमारे पास ISO 19650 स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। इवन के इस फोल्डर्स को क्रिएट करने से पहले आप ये कर सकते हैं कि सेटिंग्स में आए, सेटिंग्स में आके आपके पास नेमिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो नेमिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ से हम सेट कर लेते हैं। नेमिंग स्टैंडर्ड्स में आके क्रिएट नेमिंग स्टैंडर्ड कर लेते हैं और हमारे पास ISO 19650 कंप्लीट स्टैंडर्ड अवेलेबल है। इसको हम यहाँ से क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट कर देते हैं। तो ये हमारा नेमिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्रिएट हो गया। अब हम इस प्रोजेक्ट के अंदर ये नेमिंग स्टैंडर्ड जो है वो अप्लाई कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो ये हमारा जो नेमिंग स्टैंडर्ड है वो इसके अंदर। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर करेंगे तो हम बता देंगे कि हम कहाँ पे ये नेमिंग स्टैंडर्ड लगाना चाहते हैं। हम यहाँ पे करके इसको नेमिंग स्टैंडर्ड जो है वो सेव करवा देंगे तो हमारे पास जो इसके ऊपर सारा जो नेमिंग स्टैंडर्ड है वो इसके ऊपर लग सकता है। अगर आपके पास कुछ फोल्डर्स के अंदर ऐसी फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं जिनके अंदर ये नेमिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा ऑलरेडी, जैसे हमारे पास इस फोल्डर के अंदर कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिनके ऊपर वो नेमिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा, तो ये उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं करूँ तो ये इसके ऊपर अप्लाई कर देगा। इसके अंदर जो भी फाइल मैं क्रिएट करूँगा फर्दर वो नेमिंग स्टैंडर्ड के ऊपर ही क्रिएट होगी। इसी तरह इसके अंदर मैं क्रिएट कर देता हूँ तो इन सब के ऊपर ये नेमिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो गया। इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ कि मेरा कहने का मकसद क्या है, कैसे हम फाइल को इसके अंदर सेव करवाएंगे। ये देखें यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा कि कौन से जो फोल्डर्स हैं उनके ऊपर नेमिंग स्टैंडर्ड आपका सेटअप हुआ हुआ। इसके अंदर आप यहाँ से भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर तरीका ये होगा कि आप अपना जो रेविट है, अच्छा आप लोगों को मेरा रेविट शो नहीं हो रहा होगा, यहाँ से मैं आपको दोबारा से शेयर कर देता हूँ। बेहतर यह है कि आपने इसके कि वहाँ से आप अपलोड करें अपने मॉडल्स को। उसके अलावा आपके पास दूसरी ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से, एक सेकंड, ये साइड पे कैसे, ये तो बेहतर यह है कि कोलैबोरेट के टैब में आप आएँ। कोलैबोरेट के टैब में, और ये ऑलरेडी जो है हमारे पास ये मॉडल क्रिएट हुआ हुआ है। मैं ऑफलाइन मॉडल आपको एक दिखा देता हूँ जो कि हमने क्रिएट किया हुआ होगा। यहाँ पे हमारे पास ये अवेलेबल। अब ये कोई भी मॉडल है, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास ऑफलाइन अवेलेबल है, मतलब जो मैं अपने लोकल फोल्डर में जिस तरह से रेविट के ऊपर काम करता हूँ।
ये फोल्डर हमारे पास ओपन हो जाता है। तो आपने पहली दफ़ा अपना फोल्डर क्रिएट करने के बाद यहाँ से उस फोल्डर के अंदर आपके पास कोलैबोरेट के टैब में कोलैबोरेट की ऑप्शन आ रही होगी। कोलैबोरेट की ऑप्शन में जाएंगे, और अगर हमने लोकल सर्वर पे जो हमारा पुराना तरीका है उसके ऊपर करना है, तो हम यहाँ से विद इन दी नेटवर्क उसको शेयर कर देंगे। लेकिन हम कंस्ट्रक्शन क्लाउड के ऊपर हैं, तो हम कंस्ट्रक्शन क्लाउड के ऊपर ही इसको लेके जाएंगे। ओके करते हैं, तो हमारे पास ये हमारा जो डॉक्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास ये जो डॉक्स हैं इनकी प्रोजेक्ट, अगर मेरा ख्याल आपको शो हो रहे होंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये डॉक्स का पॉपअप ओपन हो गया। अगर आप लोगों को स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा तो मुझे काइंडली बता दीजिएगा। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट फाइल में गया हूँ। उसके बाद यहाँ से वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाते हैं, आर्किटेक्चर टैब में आ जाते हैं, और यहाँ से मैं इसको इस जगह पे सेव करवा देता हूँ। तो अब ये जो मेरा मॉडल है वो पहली दफ़ा क्लाउड के ऊपर सेव हो जाएगा। उसके बाद ये जो कोलैबोरेट का बटन है यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद सिर्फ वर्कसेट्स का बटन रह जाएगा कि कौन कौन से वर्कसेट जो है आप लोग यहाँ पे सेव करवाना चाहते हैं। तो इस तरह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो पहली दफ़ा क्रिएट होके, जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ दोबारा अपने कंस्ट्रक्शन क्लाउड पे ही, तो ये शो हो जाएगा। ठीक है। हम अब इस तरह से हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर या आर्किटेक्चर मॉडल के अंदर यहाँ पे अभी वो जो हमने मॉडल अपलोड किया है वो हमें थोड़ी देर में यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अपने जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको तरतीब देने के बाद, अगर आप आर्किटेक्चर से स्टार्ट ले रहे हैं तो आर्किटेक्चर में आके सबसे पहले आपने जो भी अपना सेंट्रल मॉडल है वो आपने प्लेस किया, और उसको आपने उसी तरह रिविट के अंदर जो बिल्ड किया है उसको आपने यहाँ पे आपने कोलैबोरेट करवा लिया। कोलैबोरेट करवाने से वो मॉडल खुद ब खुद यहाँ पे शो हो जाएगा। और ये देखें, आपके पास हर मॉडल के आगे उसकी वर्जन्स भी शो हो रहे होते हैं। जैसे जैसे आपका मॉडल पब्लिश हो जाएगा तो उसके यहाँ पे वर्जन चेंज होते जाएंगे। एक दफ़ा अगर आपका मॉडल यहाँ पे, मैं इसके ऊपर दोबारा आता हूँ, ये मेरा मॉडल पब्लिश हो गया। जब हमारा मॉडल एक दफ़ा जाता है उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसको दोबारा से सेव जब करवाना है क्लाउड के ऊपर, तो हम इसको सिंक्रोनाइज करते हैं। सिंक्रोनाइज विद सेंट्रल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये हमारे सेव की ऑप्शन है। सिंक्रोनाइज विद सेंट्रल करके जैसे ही हम इसके अंदर मिसाल के तौर पे लेवल 1 में आता हूँ, मैं कोई भी चीज़ इसकी मूव करवा देते हैं थोड़ा सा। तो अब इसको जैसे ही मैं यहाँ पे कोलैबोरेट में आके सिंक्रोनाइज करूंगा तो यहाँ पे मैं अपने कमेंट्स ऐड कर सकता हूँ और इसको सिंक्रोनाइज कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये देखें, पहले उसकी लोकल फाइल सेव करेगा, रीलोड लेटेस्ट करके उसको सेंट्रल के ऊपर अपलोड कर देगा, और फिर लोकल में भी सेव करवा देगा। आप लोगों का जो काम है वो चल रहा होगा रेविट के अंदर ही, जो आप लोगों के कंप्यूटर के ऊपर रेविट इंस्टॉल्ड है उसी के ऊपर। वो हर फाइल जो आप क्लाउड से ऊपर एक्सेस करते हैं वो इसकी एक लोकल फाइल क्रिएट करता है। उसके अंदर आपको सारी एडिटिंग एक्सेस और बाकी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, और फिर आप उसको सिर्फ अपलोड करते हैं। इस तरह से जो आपका फोल्डर है यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगा। जो नेक्स्ट फाइल है उसके अंदर चेंजेस अपलोड हो जाएंगी यहाँ पे। तो ये आपके पास जो नेक्स्ट वर्जन है ये शो हो रहा है। जैसे ही मैंने उसको सेव करवाया तो उसके अंदर आपको नया वर्जन शो हो गया। एक सेकंड, यहाँ पे आपके पास जी, हुनैन आप कुछ पूछना चाह रहे हैं इसके हवाले से? हुनैन आपने हैंड रेज किया था, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?
जी कोई क्वेश्चन नहीं, हम आगे चलते हैं। अच्छा, हमारे पास ये क्लाउड के ऊपर जो सारे मॉडल शो हो रहे हैं, और हमारे पास उसके मुख्तलिफ वर्जन्स भी यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। यहाँ से मैं इसको ज़रा, अब यहाँ पे आपके पास ये भी इंडिकेटर आ रहा होगा कि ये, वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं आपको स्क्रीन साथ साथ शेयर करता जाऊँ। ये है मेरा, ठीक है, रेविट की स्क्रीन आपको शेयर हो रही है। ऑटोडेस्क प्रोजेक्ट्स के अंदर आ जाए, बिम द बिल्ड, बिल्ड द बिमवेयर के अंदर प्रोजेक्ट्स फोल्डर, वर्क इन प्रोग्रेस, और आर्किटेक्चर के अंदर ये, जैसे ही आपने कोई, जैसे ये टावर का मॉडल है, इसके अंदर हमने कोई चेंजेस की थी और उसको सिंक्रोनाइज करवाया था, तो यहाँ पे आपके पास क्लाउड के ऊपर ये नजर आना शुरू हो जाएगा कि इसकी अपडेट अवेलेबल है। जब तक हम इसको पब्लिश नहीं करेंगे तब तक ये सिंबल आपको शो होता रहेगा। जब एक दफ़ा पब्लिश हो जाएगा तो यहाँ से ये आपको इस तरह से टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पब्लिश करने और ना करने में क्या फ़र्क है, इसको हम फर्दर आगे जाके ज़रा तफसील से देखते हैं। तो ये है आपका जो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से शेयर कर दूँ। ये था आपका जो कार है जिससे आपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, जब आपने अपने फोल्डर्स को मैनेज करना है, जो हम डॉक्स की बात कर रहे थे। इस डॉक्स के अंदर आने से पहले जो चीज़ पहले मेंशन हुई यहाँ पे, बसम साहब ने मेंशन की थी कि हमने इसको फॉर्मेट के अंदर जो है वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाना है। मैं उसको एक दफ़ा आप लोगों को ज़रा शो करवा दूँ। अगर मैं फॉर्मेट ओपन करूँ, जो आपको सबसे ज़्यादा इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल मॉडल के अंदर जो आपको बेनिफिट मिलेगा, वो आपको ये मिल सकता है कि आप मैं स्केच ओपन कर लूँ और ये मेरे पास स्केच अवेलेबल है। यहाँ से मैं शेयर कर देता हूँ। इस तरह से हमारे पास एक जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है वो हम बड़ी आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ से एक ब्लॉक जैसे चूज़ कर लिया, यहाँ से ये ब्लॉक को मैं प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद मैं इस एज को यहाँ से पकड़ के इस तरह से मूव करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू एंटर कर सकता हूँ, और मूव करवाते हुए भी मैं डायरेक्टली टाइप कर सकता हूँ। इसी तरह इस एक वर्टेक्स को मैं यहाँ से, अगर मैं इसको चूज़ करूँ, तो सिर्फ इस वर्टेक्स को भी इस तरह से चेंज करवा सकते हैं। और साथ में ये जो आपको वैल्यू आपको नज़र आ रही है, वो वैल्यू सीधी आप इसके अंदर टाइप कर देंगे तो आपकी वो वैल्यू चेंज होती जाएगी साथ साथ। इस तरह से आप उसके फेसेस को और टैब प्रेस करके आप सारे को सिलेक्ट करके उसको, तो ये हमने जो हमारा जिस तरह का बिल्डिंग है उससे रिलेटेड हमने एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बना लिया। ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो है, ये सिर्फ ब्लॉक्स हैं जो अभी आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर फर्दर आप एडिटिंग करते जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे उसको लेवल्स ऐड कर लेते हैं। लेवल्स आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहे, मैं एक सेकंड, इसके अंदर दो लेवल्स ऑलरेडी हैं। यहाँ से आपको इसका ये फेस सिलेक्ट करते, ये अब ये जैसे ही मैं इसके ऊपर ये लेवल्स अप्लाई करूँगा, तो आपको इसके जो भी आप यहाँ पे लेवल्स लगाएंगे, ये सारे लेवल्स शो हो जाएंगे। एक सेकंड,
ये इसको यहाँ पे ये लेवल्स आपके जैसे अप्लाई होंगे ना, इसके ऊपर आपके पास यहाँ पे शो भी हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे आपको टोटल एरिया शो हो रहा था इसका, बिल्डिंग का। एक सेकेंड। इसके अंदर इस सारे चीज़ को करने का सबसे बड़ा जो मकसद है, वो हमें इसके अंदर बेनिफिट ये हो सकता है कि जैसे कि हमारा ये मॉडल था, हमारा क्योंकि मॉडल ऑलरेडी सिर्फ 2 फ्लोर्स का ही है, हम इसके अंदर यहीं पे आके एनर्जी एनालिसिस, सन और शेडो एनालिसिस, यहाँ पे बड़ी आसानी से सोलर एनालिसिस रन कर सकते हैं। इसकी लोकेशन हम सेट कर देते हैं कोई भी। तो यहाँ पे कुछ इंटरनेट का इशू है, आई डोंट नो। तो यहाँ पे ही आपके पास सोलर एनालिसिस रन हो जाएगा, और उसके बाद आप जनरेट इनसाइड जब करेंगे तो आपको ये शो हो जाएगा कि आपने बिल्डिंग की ओरिएंटेशन किस साइड को रखेंगे तो आपको बेस्ट एनर्जी एनालिसिस का बेनिफिट हो सकता है, और ये सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्चुअल मॉडल के अंदर ही यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगी। तो ये जो मॉडल है आपका फॉर्मेट वाला, ये आप सीधा फिर अपने रेविट में ले जाएंगे, और रेविट से आप उसको अपना आर्किटेक्चर मॉडल डेवलप करने के लिए या जो भी चीज़ आप डेवलप करना चाहते हैं वहाँ पे उसको शो करवा सकते हैं। जी हसनैन, आपको इसके अंदर जो एनर्जी एनालिसिस है वो एक दफ़ा शो करवा देता है, ये एनर्जी एनालिसिस हुआ हुआ है। चलिए हसनैन, ओवर टू यू। जी, यहाँ से हमने इसकी लोकेशन सेट कर लिया। और मैंने अभी जो लोकेशन लगाई है वो फैसल टाउन की लोकेशन लगाई है, और ये इसका एनर्जी एनालिसिस बता रहा है। बेसिकली ये सोलर एनालिसिस है फिलहाल। इसमें ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे लाइट ज्यादा पड़ेगी, और ये नीचे इसका ग्राफ बना आ रहा है। जो ब्लू हमारे येलो वाले एरियाज है वहाँ पे सनलाइट बहुत ज्यादा एक्सपोजर, बहुत ज्यादा सनलाइट का, और जो हमारे डार्क एरियाज है, ब्लू वाले एरिया है, वहाँ पे सनलाइट एक्सपोजर नहीं है। तो ये एक रफ एनालिसिस हमें स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि कहाँ पे हमने विंडोज वगैरह रखनी है, वेंटिलेशन देनी है। तो एक कंसेप्चुअल डिजाइन से हमें ये आइडिया हो जाता है। ओके, ओवर टू यू सर। अब हम वापस आ वापस आ जाते हैं जाते हैं अपने अपने क्लाउड के क्लाउड। ऊपर। जब आप लोगों ने पहली पहली दफ़ा दफा अ, मैं पब्लिश करता हूँ। जब हमने पहली दफ़ा डॉक्यूमेंट्स अपने जो अब सेट कर लिया, डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर हमने सेट कर लिया, और उसके अंदर हम जो फोल्डर सेटअप है हमने बना लिया, उसके बाद हमें सबसे पहले जो है वो डिज़ाइन कोलैबोरेशन में आना है। डिज़ाइन कोलैबोरेशन के अंदर हमारे पास सबसे जो पहली चीज़ हमारे पास सेट होगी वो सेटिंग्स में आएंगे हम, और सेटिंग्स में आके हमारे पास डिज़ाइन कोलैबोरेशन में यहाँ पे टीम्स की ऑप्शन आ रही होगी। जब आप पहली दफ़ा प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे तो आपके पास ये टीम सेटअप की ऑप्शन और ये नहीं आ रही होगी, बल्कि आपके पास प्रोजेक्ट और शेयर फोल्डर की ऑप्शन आ रही होगी। यहाँ से जो आपने शेयर्ड फोल्डर यहाँ पे बनाया हुआ होगा वो शेयर्ड फोल्डर आप लोकेशन उसकी बता देंगे, या फिर वो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट फाइल के अंदर एक शेयर्ड के नाम से फोल्डर क्रिएट कर देगा। उसके अंदर जब जैसे ही आप टीम क्रिएट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे MEP है, स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, मैं कोई और टीम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, उस सर्वे का डाटा जिसने आना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं टीम को ऐड करूंगा, यहाँ पे उसके मेंबर्स ऐड होने की ऑप्शन आ जाएगी। अब यहाँ पे जब मैंने ऐड का बटन दबाया तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ही हम यहाँ पे आए हैं, ये सारा हमने वही ओपन किया हो। अच्छा जी, डॉक्स के अंदर आता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे ये देखें, सर्वे का जो फोल्डर है वो क्रिएट हो गया खुद ब खुद, और उस सर्वे के फोल्डर के अंदर हमारा कंज्यूम का फोल्डर भी क्रिएट हो गया जो उसका स्ट्रक्चर है। मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर मैंने वहाँ पे ऑलरेडी फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, मिसाल के तौर पे मैं
इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसके स्ट्रक्चर्स को भी डिलीट कर देता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ से, आप देखेंगे डॉक्स के अंदर से वो सर्वे का फोल्डर भी डिलीट हो गया। अब मैं सिंपली यहाँ पे, मुझे पता है कि सर्वे का फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग में जाके, फोल्डर में जाके उसको कहूँगा सर्वे। ये जो है फोल्डर, अब इस टीम के अंदर जो भी, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझनी, कि जो भी लोग इस टीम के अंदर कनेक्टेड होंगे, मिसाल के तौर पे सर्वे की टीम है, एडमिन, ये वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर चला जाता हूँ, यहाँ पे आर्किटेक्चर की टीम है, वो ये सारी टीम्स ऑलरेडी हमने क्योंकि कनेक्ट की हुई हैं तो हमें वो फोल्डर शो नहीं हो रहा है। तो हम सर्वे की टीम के अंदर जैसे ही जाएंगे यहाँ पे, तो ऐड टीम, अब जो मेंबर्स मैं यहाँ पे उस टीम के अंदर ऐड करूँगा, उन मेंबर्स को ही सिर्फ इन फोल्डर्स की एक्सेस मिलेगी। जैसे हमारे पास डिज़ाइन ऑटोडेस्क डॉक्स के अंदर हम आते हैं, मैं पूरा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो नज़र आ रहा है, लेकिन अगर किसी टीम के पास सिर्फ सर्वे के फोल्डर की एक्सेस है तो उसको सिर्फ सर्वे का फोल्डर ही यहाँ पे शो होगा। मैं यहाँ से जाके ऐड कर सकता हूँ किसी मेंबर को, विम सर्वेयर को ऐड कर देते हैं, उसकी परमिशन लेवल सेट कर देते हैं, एडिट एक्सेस करके उसको ऐड कर दूंगा तो वो ऐड हो जाएगा। अब जैसे ही विम सर्वेयर अपने पास ओपन करेगा, उसको वो प्रोजेक्ट, इससे पहले उसको वो प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट्स टैब के अंदर शो नहीं हो रहा था। जब मैंने उसको पहली दफ़ा अपनी टीम के अंदर ऐड किया और उसको एक फोल्डर की एक्सेस दी है, तो पहली दफ़ा उसको वो प्रोजेक्ट जो है वो शो होना शुरू होगा। और वो प्रोजेक्ट जैसे ही शो होगा तो उसके अंदर सिर्फ उसको सर्वे के फोल्डर की एक्सेस मिल रही है। तो यहाँ से जो प्रोजेक्ट एडमिन होंगे उनको सारे फोल्डर्स की एक्सेस होगी, और जो बाकी टीम्स हैं उनको जो आपके रिलेटिव रेलिवेंट फोल्डर्स हैं सिर्फ उनकी एक्सेस मिलेगी। तो डिज़ाइन कोलैबोरेशन में बड़ी आसानी से आप परमिशंस मैनेज कर देंगे कि कौन सी टीम के कौन से मेंबर को किस चीज़ की आपने एक्सेस प्रोवाइड करनी है। इस तरह से आपके पास यहाँ पे सर्वे के अंदर ये कंज्यूम का पैकेज क्रिएट हो गया, जो कि पहले नहीं था, क्योंकि अब उसने सर्वे को एक टीम का रोल दे दिया। इसी तरह यहाँ पे आपके पास शेयर्ड के अंदर आप देखें तो एक सर्वे का फोल्डर क्रिएट हो गया। ये शेयर्ड के अंदर सर्वे का फोल्डर जो क्रिएट हो गया, इसको हम नेक्स्ट जब हम कोलैबोरेशन के ऊपर बात करते हैं ना तफसील से, तो उसके ऊपर देख लेते हैं। जब आपने यहाँ पे अपनी टीम्स को सेट कर लिया डिज़ाइन कोलैबोरेशन के अंदर, तो उसके बाद आप लोगों ने डॉक्स के अंदर अपना जो मॉडल है उसको पहली दफ़ा पब्लिश करना है। मैं एक दफ़ा अली से कहूँगा कि वो हमें पब्लिश की सेटिंग्स और उसके हवाले से गाइड कर दे। ओवर टू यू अली। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको? जी जी, जी। नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे की अपडेट अवेलेबल है, जो टॉवर वाला प्रोजेक्ट है इसमें आपने चेंजेस की थी आई गेस। तो फिल वक्त मैं सेंट्रल बिल्डिंग को पब्लिश करूंगा, जहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया। ओके, यहाँ पे हम कोलैबोरेट में आएंगे। कोलैबोरेट में हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे मैनेज मॉडल्स में पब्लिश सेटिंग्स की। यहाँ पब्लिश सेटिंग्स पे मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास जितनी भी शीट्स हैं इस मॉडल में, जितने भी 3D मॉडल्स हैं वो मुझे शो हो जाएंगे। तो शो इन लिस्ट ये मुझे यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कितने 3D व्यूज है, 3D व्यूज इन मॉडल। तो ये सारे 3D व्यूज है मेरे पास। अब इसमें से मुझे कौन से वाला सिलेक्ट करना है वो मैं देख लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये सारे सिलेक्टेड हैं। तो
जो मुझे चाहिए इसको मैं रखूंगा, बाकी मैं डी सिलेक्ट कर दूंगा यहाँ से। इसको मैं प्रीव्यू भी कर सकता हूँ यहाँ से, यानी ये वाला मॉड्यूल मेरे पास नहीं है। तो अगर मुझे ये नहीं चाहिए, इसमें पूरा भी नहीं आ रहा, तो इसको मैं यहाँ से डी सिलेक्ट कर दूंगा और इसको रख लेते हैं। और साथ परस्पेक्टिव वाला भी एक रख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ से शीट्स देख लूंगा मुझे कौन कौन सी शीट्स चाहिए। तो फिल वक्त मैं सारी शीट्स यहाँ से पब्लिश कर रहा हूँ, और यहाँ से इसको मैं सेव एंड क्लोज कर दूंगा। और अगेन इसको मैं सिंक्रोनाइज करवा दूंगा यहाँ से। आपके पास ये सिंक्रोनाइज का बटन है, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसको। तो सिंक्रोनाइज विद सेंटर, अगर मुझे कोई कमेंट्स देना है तो वो मैं कमेंट्स भी दे सकता हूँ। और पब्लिश तो अगर इसमें कोई मॉडल लिंक्ड है तो पहले वो उसको रीलोड करेगा, यानी अगर इसमें स्ट्रक्चर वाला मॉडल लिंक्ड है तो उसको स्ट्रक्चर वाले मॉडल को वो लेटेस्ट रीलोड कर लेगा, और जो मेरे वाला मॉडल है उसको वो सेव करवा देगा सेंटर पे भी और लोकल पे भी। अच्छा, यहाँ से मैंने इसको सिंक्रोनाइज कर लिया है। अब मैं, ये मेरे पास फॉर्म बटन का टैब है, यहाँ पे आऊंगा मैं। यहाँ से मैंने, अब यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ताकि मुझे वो बता दे कि मैंने किस मॉडल को चेंज किया। पहले बिलाल जी साहब का नाम आ रहा था, अब यहाँ से इस वाले प्रोजेक्ट को मैंने चेंज किया सेंट्रल बिल्डिंग, तो वहां से उनका नाम हट के मेरा आ गया। और पहले यहाँ पे आ रहा था लेटेस्ट पब्लिश, और यहाँ पे अपडेट अवेलेबल आ गया। यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, और जो ऊपर मेरे पास पब्लिश का बटन पॉपअप हो जाएगा, उसको मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ से इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। तो इट विल टेक सम टाइम। ये इस तरह से आपके पास जो है वो पब्लिश हो जाएगा सेटिंग्स। ये इसके अलावा मैं इसके ऊपर आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन क्लाउड पे आ जाए तो आपके पास यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन क्लाउड के फोल्डर्स शो हो रहे होंगे। यहाँ पे जैसे ही वर्क इन प्रोग्रेस में हम आते हैं, आर्किटेक्चर टीम में आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो वर्जन 6 से वर्जन ये 7 हो रहा है। अभी ये प्रोसेस इन प्रोसेस है, और ये देखें अली का यहाँ पे नाम शो होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर एक चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट है देखने वाली, वो है डिज़ाइन कोलैबोरेशन, कि अब हमने इसके अंदर कोलैबोरेशन की किस तरह से है। तो हमारे पास डिज़ाइन कोलैबोरेशन के अंदर हम आ जाते हैं। डिज़ाइन कोलैबोरेशन के अंदर हमारे पास ये देखें यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ आर्किटेक्चर टीम और जो शेयर्ड वाला है टोटल, उसी के अंदर चीज़ें पब्लिश हुई हैं, तो हमें इस टाइमलाइन के ऊपर ये चीज़ें शो हो रही हैं। तो ये जो लेटेस्ट मॉडल हमारे पास पब्लिश हुआ है वर्जन 7, वो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, अभी आर्किटेक्चर मॉडल जो है वो लेटेस्ट जो है वो, क्योंकि अभी लोड हो रहा है इस वजह से यहाँ शो नहीं होगा। मैं एक मॉडल पिछला जो है ना वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये जैसे मैं इस मॉडल को क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखें हमारे पास इस तरह से वर्जन 6 जो मॉडल है, ये अब वहीं पे ऑनलाइन ही आपके पास व्यू हो जाएगा। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मॉडल है इसका मैं कंपैरिजन कर सकूँ कि इस मॉडल का मेरे जो पिछले मॉडल है उसके साथ क्या कंपैरिजन है, तो मैं सिंपली यहाँ पे कंपेयर का बटन दबाऊंगा, और यहाँ पे मैं इसको कौन से मर्जी जो मतलब जिस मर्जी पुराने वर्जन के साथ उसको कंपेयर कर सकता हूँ। तो मैं इसको शो चेंजेस करूँगा, तो आपके पास ये देखें ये मॉडल आपके पास शो हो रहा है। जो इसके अंदर येलो के अंदर चीज़ें नज़र आ रही हैं ये हमने मॉडिफाई की होंगी, जो ग्रीन में नज़र आ रही हैं। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो यहाँ आपने एक वॉल को ऐड किया था, तो आपके पास वो ऐड हुई हैं, और जो आपके पास ये डिलीट की हुई हैं, जैसे हमने इस विंडो को यहाँ से रिमूव कर दिया है, तो हमारे पास वो देखें विंडो भी शो हो रही है और वॉल भी, कि हमने यहाँ से विंडो को रिमूव कर दिया है। तो आपके पास इस तरह से कौन कौन से एलिमेंट्स डिलीट हो गए हैं, कौन से नए ऐड हो गए हैं, कौन से, यहाँ से आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ये भी ऑप्शन है, ये जो आप लोगों के पास यहाँ पे सेंट्रल बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसके अंदर आपके पास ये देखें 0, 1 और 0 है। ये 0, 1 और 0 बिल्कुल इसी तरह है
जैसे आपका ग्रीन, येलो और रेड है, ऐड, मॉडिफाई और डिलीट को शो कर रहा है, इसी तरह यहाँ पे आपको ये हर चीज़ को शो कर रहा है कि रूम सेपरेशन यहाँ पे मॉडिफाई हुई है। यहाँ पे सीलिंग जो है उसके अंदर 5 एलिमेंट्स मॉडिफाई हुए हैं, कॉलम एक मॉडिफाई हुआ है। यहाँ पे आ जाते हैं तो जैसे कि वॉल है, तो ये सारी वॉल्स को सिलेक्ट कर देगा। हम वॉल्स के ऊपर नहीं जाना चाहते, बल्कि हम सिर्फ हमारी जो वॉल ऐड हुई है हम उसके ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये ग्रीन के अंदर ये जो वॉल है, ये हमारी वॉल ऐड हुई है। तो हम यहाँ से बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ये हमारी वॉल जो है वो ऐड हुई है। इसके अलावा मॉडल के व्यू के अंदर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा दूँ। हमारे पास ये फर्स्ट पर्सन व्यू होता है, जिससे हम इसके अंदर मूव करके बड़ी आसानी से देख सकते हैं। क्यू और ई से ये ऊपर और नीचे मूव करेगा, और एरो की से आगे पीछे मूव करेगा, और आपके जो क्लिक है उससे आप इसको रोटेट करवा सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन व्यू हो गया। ये पैन का टूल आप लोगों को आइडिया है कि ये पैन करवाने के लिए इस्तेमाल होगा। मेनली हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं ऑर्बिट कर रहे होते हैं। उसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन है, बड़ी आसानी से आप जो मिडल माउस बटन है उससे आप पैन कर सकते हैं, और शिफ्ट दबा के मिडल माउस बटन जो है स्क्रॉल का जो है उससे आप रोटेट करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ही हमारे पास मैयर की ऑप्शन भी है। हम यहाँ से यहाँ तक जो मैयरमेंट लेना चाहते हैं वो यहाँ पे उसको मैयर भी कर सकते हैं, एंगल भी मैयर कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये एक्सप्लोड की ऑप्शन है। एक्सप्लोड की ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो ये जो मॉडल है मेरे पास, ये इस तरह से एक्सप्लोड होके उसके एक एक एलिमेंट को मैं यहाँ पे ज़रा जूम आउट करवा देता हूँ। तो आपके पास एक एक एलिमेंट जो है वो सेपरेटली भी शो हो जाएगा एक्सप्लोडेड व्यू में। ये आपकी जो वॉल ऐड हुई है या जो एलिमेंट्स रिमूव हुए हैं, एक एक चीज़ यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ये है हमारा जो ऑनलाइन व्यूअर है उसका जो हमें बेनिफिट है। इसके अलावा यहाँ पे मैं किसी एक वॉल को क्लिक करता हूँ तो देखें उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मेरे पास शो हो रही है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करता हूँ तो ये जो है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये है हमारे पास वो ऑप्शन जो हमने, ये हमारे पास वर्जन 6, ठीक है, ये वर्जन 7 और उसके अंदर जो चेंजेस है उसके लिए अगर जो फर्दर अभी हमने लेटेस्ट जो पैकेज पब्लिश किया है ये वो आपको शो करवा रहा है। इसके अंदर जो इसके अलावा चीज़ जो मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करूँगा वो ये है कि ये आप लोगों को ये पैकेज जो नज़र आ रहा है इसके अंदर आपने कोलैबोरेशन किस तरह से करनी है। तो डिज़ाइन कोलैबोरेशन के अंदर ये, बल्कि यहाँ पे डिज़ाइन कोलैबोरेशन में ही है। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोट कर लेनी है कि हमारे पास 3 तरीके हैं जिससे हम डिज़ाइन कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अ, यहाँ पे हमारे पास बात कर लेते हैं। जो पहला तरीका हमारे पास, पहला तरीका ये है कि हमारे पास एक मिसाल के तौर पे एडमिन का फोल्डर है। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सारे जो मॉडल्स हैं वो एडमिन के फोल्डर में प्लेस कर देता हूँ। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट लिंकिंग। डायरेक्ट लिंकिंग के जरिए आप कोलैबोरेशन इस तरह से कर सकते हैं कि आपने सारे मॉडल्स इसके अंदर प्लेस कर दिए एक ही फोल्डर के अंदर, और आपने सारी टीम्स को उन सारे मॉडल्स की जो है ना वो एक्सेस दी हुई है। उसके अंदर ये आपको बेनिफिट हो रहा है कि आप मिसाल के तौर पे यहाँ से जैसे ही आर्किटेक्चर टीम सेंट्रल मॉडल को ओपन करती है, यहाँ पे ये मॉडल ओपन है मेरे पास, एक मिनट, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। डायरेक्ट लिंकिंग मेथड में आपके पास ये बेनिफिट है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने रेविट लिंक्स लगाए होंगे। जैसे हम मैनेज में आते हैं, मैनेज में आके मैनेज लिंक्स करते हैं, तो हम यहाँ पे जो भी हमारी रेविट की फाइल्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। आर्किटेक्चर मॉडल के अंदर स्ट्रक्चर की फाइल, स्ट्रक्चर मॉडल के अंदर आर्किटेक्चर की फाइल, मॉडल की फाइल, ये सारी हम यहाँ पर रेविट की लिंक प्रोजेक्ट फाइल में जाके हमारी जो भी फाइल अवेलेबल है उसके अंदर से हम लिंक कर सकते हैं। सॉरी, ये हमारे पास जैसे कि सर्वे का डाटा है या वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर हमारे पास, क्योंकि आर्किटेक्चर में आया है तो हमारे पास आर्किटेक्चर की एक्सेस तो है। यहाँ से हम वेयर हाउस को छोड़ देता हूँ, टावर को मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको
जैसे मेरे पास यहाँ पे शो होएगा। तो यहाँ से ओके कर देता हूँ, ये सॉरी मैंने दोबारा इसको ऐड क्लिक कर दिया, ओके कर देता हूँ। तो आपके पास ये मॉडल जो है वो यहाँ पे शो हो गया। अब इस मॉडल को मैं यहाँ से, मेरा ख्याल है मैंने पिन किया हुआ, हाँ जी, क्योंकि लिंक्स को अनपिन कर लेता हूँ और ये मेरा पास मॉडल जो है वो बड़ी आसानी से यहाँ पे विजिबल है। तो इस तरह से आप लोगों के कोऑर्डिनेशन के अंदर जो मॉडल्स हैं, एक मॉडल के अंदर ही दूसरा मॉडल व्यू हो रहा होगा। अब जब आप लोग डायरेक्ट लिंकिंग के टैब के अंदर काम कर रहे हैं, डायरेक्ट लिंकिंग वाला मेथड आप कोलैबोरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा, अगर कोई टीम इस मॉडल के ऊपर कोई भी चेंज लेके आती है और दूसरी टीम इस मॉडल के ऊपर काम कर रही है, तो डायरेक्ट लिंकिंग के अंदर जैसे ही इस मॉडल के अंदर चेंज आएगी, यहाँ पे जो टीम इस मॉडल के अंदर काम करी है, जो मिसाल के तौर पे सेंट्रल मॉडल के अंदर ये लिंक लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो लिंक अपडेट हो जाएगा और कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा अनलेस मैं क्लाउड के अंदर जाके दोबारा से देखूं कि यहाँ पे जो लेटेस्ट मॉडल पब्लिश हुआ है वो कौन से वाला मॉडल पब्लिश हुआ है। यहाँ से मुझे देख के ही दोबारा पता लग सकता है कि दोबारा से हमारे पास कोई चेंज आई है या नहीं आई। तो आमतौर पे इस तरह की हम सेटिंग उस वक्त करते हैं जब हमारे पास बहुत स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट होता है, और स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास थोड़े टीम मेंबर्स होते हैं और हर एक का रोल ऑलरेडी डिफाइंड होता है, उसको अपना रोल पता होता है। तो हम यहाँ से इस तरह से उसको एक्सेस दे के हम स्ट्रक्चर वाले को, MEP वाले को, सारों को हमने वहीं पे एक्सेस दे दी और उन्होंने अपने मॉडल्स को आपस में लिंक कर लिया। तो जैसे ही एक बंदा मॉडल लिंक करके उसको पब्लिश करेगा तो दूसरे के मॉडल के अंदर वो शो हो जाएगा। इस केस के अंदर जो हमें नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि जब एक आर्किटेक्चर टीम के अंदर, इंटरनल टीम के अंदर कोई गुफ्तगू चल रही थी कि हमें ये डोर को रिमूव करना चाहिए या नहीं रिमूव करना चाहिए, एक दफ़ा हमने रिमूव कर दिया, एक दफ़ा हमने लगा दिया, तो उसी टाइम के अंदर स्ट्रक्चर वाली टीम को भी वो ओपनिंग वहाँ हो रही थी जब जैसे जैसे हम उसको चेंज कर रहे थे। जबकि इस तरह से होना नहीं चाहिए, होना ये चाहिए कि जब आपने फाइनल उसको सेटअप कर लिया है तो उसके बाद आप जब आप उसको अपलोड करें, उसको शेयर करें दूसरों के साथ, तब वो शेयर हो। उस केस के अंदर क्या होता है, हमारे पास वर्क पैकेज वाला तरीकाकार, हम फिर पैकेज शेयर करने वाले तरीकाकार से कोलैबोरेशन करते हैं। पैकेज शेयर करने वाला तरीकाकार क्या है कि यहाँ पे जाके, जैसे हमने आपने को अली ने बताया कि आप लोग यहाँ से कोलैबोरेट में आके पब्लिश करेंगे इसको, तो अब पब्लिश करने से क्या होगा, यहाँ पे हम मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे शेयर में आते हैं। अब देखिए मेरे पास शेयर्ड के अंदर, अगर मैं आपको लेक्चर मॉडल के अंदर एक ही मॉडल पड़ा हुआ है, इसका वर्जन 1, क्योंकि मैंने अभी तक एक ही मॉडल जो है यहाँ पे शेयर किया है। अब MEP जो टीम है उसके पास क्योंकि आर्किटेक्चर फोल्डर की एक्सेस नहीं है, तो वो आर्किटेक्चर मॉडल जाहिर है देख नहीं सकते, वो उसके पास सिर्फ शेयर्ड फोल्डर्स की एक्सेस है। तो MEP की टीम यहाँ से शेयर्ड फोल्डर के अंदर जो मॉडल पड़ा हुआ है इसको अपने रेविट के अंदर लिंक करेगा। इससे होगा ये कि जब आर्किटेक्चर की टीम, डिजाइन कोलैबोरेशन के अंदर आता हूँ मैं, जब आर्किटेक्चर की टीम अपना पैकेज पब्लिश कर देगी, मिसाल के तौर पे यहाँ से हमने जो, जैसे ये लेटेस्ट पैकेज था, यहाँ पे इसके ऊपर आ जाते हैं, जो टावर है, जब ये यहाँ पे हमारे पास एक टावर भी आ रहा था, ठीक है वो नहीं आया, हमने यही सेंट्रल पब्लिश किया था। तो हमारे पास ये जो लेटेस्ट पब्लिश हो गया, अब हम इसको यहाँ से जाके क्रिएट पैकेज का बटन दबा देते हैं। क्रिएट पैकेज का बटन दबाने के बाद हमारे पास इसके सारे सेट्स, सारे व्यूज, सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे देखें कौन से हमारे पास शीट्स हैं इसकी, वो सारी शीट्स। इसके बाद इसके अंदर हमारे पास एक 3D व्यू भी है, वो 3D व्यू, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से सारों को रेवट टावर मॉडल जो है इसको हम नहीं करते, सिर्फ जो हमारे पास सेंट्रल था उसको जो पब्लिश किया था, ऑल के नाम से मैंने सेट बनाया था, उसको हम सेव करवाते हैं। यहाँ पे मैं इसको सेव करवा देता हूँ तो ये पैकेज सेव हो जाएगा। अब जैसे ही आर्किटेक्चरल टीम यहाँ से पैकेज को पब्लिश करने के बाद शेयर करेगी, तो आर्किटेक्चर यहाँ से आप उसमें कह सकते हैं, हमने इसके अंदर एक वॉल मूव करवाई थी,
तो हम इस तरह से उसके डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं और इसको शेयर कर देते हैं। अब ये मॉडल खुद ब खुद हमारे पास आर्किटेक्चर में है, ये शेयर्ड के अंदर आर्किटेक्चर के अंदर आके वर्जन 2 के अंदर हमारे पास ये सेव हो गया। अब स्ट्रक्चर के मॉडल में या एमईपी के मॉडल में जहां पे भी ये मॉडल इस्तेमाल हो रहा था, वहां पे जब मैंने यहाँ पे शेयर किया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिंक जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से एक दफा। मैंने क्या किया होगा कि यहाँ जो मैनेज लिंक में आके मैंने लिंक लगाया होगा, वो लिंक ही मैंने, ये क्योंकि मेन फोल्डर है तो इसके अंदर इसी अपने फोल्डर का लिंक यहाँ पे शो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक दफा दिखा देता हूँ कि प्रोजेक्ट के अंदर आके यहाँ पे शेयर्ड फोल्डर के अंदर जो आर्किटेक्चर है, इसके अंदर हमारे पास जो सेंट्रल मॉडल पड़ा हुआ है, क्योंकि ये इसी का मॉडल है इसलिए इसी मॉडल को वो शो नहीं करवाएगा, स्ट्रक्चर वाले को वो यहाँ पे शेयर्ड के अंदर शो हो जाएगा, यहाँ से वो लिंक करेगा। अब क्योंकि उसने शेयर्ड के फोल्डर से लिंक किया होगा, इसका ये बेनिफिट होगा कि जब भी आर्किटेक्चर टीम अपना मॉडल शेयर करेगी तो ही वो स्ट्रक्चर टीम के पास अपडेट होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो आर्किटेक्चर टीम जिस वक्त अपने मॉडल पे काम भी कर रही है उस वक्त भी वो स्ट्रक्चर टीम को शो हो रहा है। ये है हमारे पास दूसरा ऑप्शन, वर्क पैकेज को शेयर करके उसके ऊपर काम करने का। एक हमारे पास इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है इसके अंदर कोई भी जो है वो कोलैबोरेशन के अंदर एक्टिवली जो है ना, किसी को इतना एक्टिवली पार्ट प्ले करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे सीमलेसली अपडेट होता जा रहा है वो सारों के पास खुद ब खुद अपडेट हो रहा है। लेकिन जो आपके पास सेकंड पार्ट है, इसके अंदर जो पब्लिश करने वाली टीम है, जो टीम चीज़ों को मॉडिफाई कर रही होगी, वो टीम जो है वो जब शेयर करेगी तब आपके पास बाकी सारी टीम्स को वो चीज़ शो होगी। तीसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि पैकेज कंज्यूम्ड की ऑप्शन होती है, कि हम पैकेज पहले शेयर करें और उसके बाद दूसरी टीम जो है उसको कंज्यूम करे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास जैसे शेयर्ड के फोल्डर के अंदर एक पैकेज क्रिएट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे शेयर्ड के, सॉरी ये तो उसने रिबट ओपन कर देना, ये शेयर्ड में आके आर्किटेक्चर में आके ये जो मॉडल मेरे पास शेयर हुआ हुआ है, अब एमईपी की टीम क्या कर सकती है कि एमईपी की टीम इसको कंज्यूम कर सकती है। जैसे ही वो एमईपी की टीम इसको ओपन करेगी, अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करके एमईपी की उसमें लॉग इन करूंगा तो मेरे पास ये पैकेज शो हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे डिजाइन कोलैबोरेशन के अंदर आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी डिजाइन कोलैबोरेशन में, यहाँ पे एमईपी की टीम के पास ऑप्शन आ जाएगी कि वो आर्किटेक्चर के इसको जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो उनके पास ऑप्शन आ जाएगी कंज्यूम की। जी बिलाल, आपका माइक म्यूट हो गया है शायद, उसको। जी ठीक है, मैं आपको दोबारा से यहाँ से बता देता हूँ। तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर शेयर्ड फोल्डर के अंदर जैसे ही आर्किटेक्चर ने इसको पब्लिश कर दिया, तो डिजाइन कोलैबोरेशन में आके एमईपी की टीम जब देखेगी तो उसको यहाँ पे वो पैकेजेस शो हो जाएंगे आर्किटेक्चर के। जैसे ही आर्किटेक्चर का उस पैकेज पे मैं आऊँगा, इस तरह से क्लिक करूंगा, तो मेरे पास उस पैकेज को यहाँ पे जैसे ये रीयूज की ऑप्शन आ रही है, क्योंकि मैं आर्किटेक्चर टीम का ऑलरेडी मेंबर हूँ, तो एमईपी टीम के अंदर मेरे पास कंज्यूम की ऑप्शन आ जाएगी, तो मैं उसको कंज्यूम कर लूंगा। जैसे ही मैं उसको कंज्यूम करूंगा तो डॉक्स में आके मेरे पास एमईपी टीम के कंज्यूम्ड वाले फोल्डर के अंदर वो
फाइल जो है वो सेंट्रल मॉडल वो शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो कंज्यूम के अंदर सेंट्रल मॉडल शो होगा तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम ये जो रेविट के अंदर, मैं दोबारा से रेविट पे आ जाता हूँ। रेविट के अंदर हमने यहाँ पे जो मॉडल लिंक किया हुआ है, हम यहाँ पे वही मॉडल लिंक करेंगे जो हमारे पास कंज्यूम्ड के फोल्डर में, हमारे अपने टीम के फोल्डर में यहाँ पे मॉडल पड़ा हुआ होगा। तो इससे फायदा ये होगा कि जब एक टीम अपना मॉडल पब्लिश करेगी तो दूसरी टीम के पास जैसे ही वो पब्लिश करेगी साथ ही वो अपडेट नहीं हो जाएगा, बल्कि दूसरी टीम का टीम लीड या जो भी कंसर्न पर्सन है, जब वो उसको कंज्यूम करेगा तो उनके सारे जो टीम के फाइल्स हैं उनके अंदर वो मॉडल अपडेट होगा। तो हमारे पास डबल चेक हो जाएगा कि हमने अगर जो पहले चेंजेस हमने कंप्लीट करनी थी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं, नहीं की तो फिर उसके बाद पीछे से चेंजेस आई हैं। इसके अंदर हमारे पास फुल कंट्रोल होता है पैकेज कंज्यूम्ड वाले तरीकाकार में। इसके अंदर आपको थोड़ा सा ये तो लग रहा होगा कि डिले आएगा, लेट हो जाएगा काम, लेकिन ये हमारे पास कंप्लीट कंट्रोल होगा डिज़ाइन कोलैबोरेशन के अंदर कि जब हम वर्किंग भी कर रहे होंगे उसके ऊपर, लेकिन वर्किंग करते के साथ जब हम चाहेंगे तभी कोई चीज़ शेयर होगी, और जब दूसरी टीम चाहेगी तो ही वो उसके मॉडल में इनकॉर्पोरेट होगी, और उसके बाद वो फर्दर उसके अंदर चेंजेस कर सकता है। तो इस तरह से हमारे पास डिज़ाइन कोलैबोरेशन के अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो कोलैबोरेटिवली जो है वो शेयर हो रही होंगी। ये जो आपको तीन मेन तरीकाकार है, इसको जो है ना आपने ध्यान में रखना है, जिससे आप इसको देख सकते हैं। फर्दर मैं कहूँगा कि डिज़ाइन के अंदर अगर कोई जो मैंने अभी तक शेयर किया है डिज़ाइन कोलैबोरेशन के हवाले से और इन चीज़ों के हवाले से, अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लें कि डिज़ाइन कोलैबोरेशन में, या अब जो चीज़ें हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं इसके अंदर से अगर कोई सवाल है तो वो आप पूछ लें, ताकि हम इसको आगे चलें, क्योंकि अब हमने इसको कंस्ट्रक्शन फेज के ऊपर लेके जाना है कि बिल्ड के अंदर हमने इसको कैसे फर्दर लेके चलना है। कब तक अच्छा बिलाल साहब, इसमें आप जी जी क्लैश डिटेक्शन जो कोऑर्डिनेशन वाला हमारा पार्ट था, इसके ऊपर आप फर्दर कुछ चीज़ ऐड करें या फिर मैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर चले जाऊं? एक क्लैश क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे अगर। एक कोऑर्डिनेशन स्पेस अगर आप क्रिएट कर लेते हैं तो चले, इफ़ इट नॉट टेक टू मच टाइम। असल में अब थोड़ा सा मतलब टाइम हमारे पास कम बचा है, अगर अब इसको करेंगे ना। शेयर्ड के अंदर हम कोऑर्डिनेशन के नाम से एक कोऑर्डिनेशन स्पेस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। मॉडल कोऑर्डिनेशन के अंदर आपके पास जैसे डिज़ाइन कोलैबोरेशन का टैब है, इसी तरह हमारे पास मॉडल कोऑर्डिनेशन का टैब है। मॉडल कोऑर्डिनेशन के टैब में जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, हम आएंगे तो पहली दफ़ा हमें एक कोऑर्डिनेशन ये क्रिएट करनी पड़ेगी, फोल्डर जिसके अंदर हमने कोऑर्डिनेट करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इस कोऑर्डिनेशन स्पेस के अंदर हम असल में यहाँ पे थोड़ा सा मे भी टाइम लग जाए। चलें, जब तक ये हमें अ, टाइम लग रहा है जी मैं वर्बली थोड़ा सा इसमें डिफाइन कर जी देता हूँ जी वो कि मैं कर। कोऑर्डिनेशन में हम एक कोऑर्डिनेशन स्पेस एक्चुअली क्रिएट करते हैं, और उस स्पेस के अंदर हम दो अलग अलग मॉडल्स या एक से दो से ज़्यादा को भी कर सकते हैं। हम उन मॉडल्स को उसके अंदर रखते हैं, और जैसे उन मॉडल्स को रखते हैं वहाँ पे तो वो उस स्पेस में मौजूद जो मॉडल्स होते हैं वो आपस में जो क्लैशेस होते हैं वो डिटेक्ट करके और हमें एक रिपोर्ट या एक डैशबोर्ड या एक व्यू जो है वो क्रिएट करके देते हैं। और इसमें जो आपके पास व्यूज़ का ऑप्शन आ रहा है,
वो उसके बाद एक्चुअली एक्टिव होता है। जाहिर है कि जब हमारे पास मॉडल्स होते हैं और उसमें क्लैशेस बनते हैं तो उसके बाद जो है वो हम उसमें से व्यूज़ क्रिएट करते हैं और इन व्यूज़ को सेव किया जाता है एक्चुअली, कि आप किसी एक ख़ास एंगल से या किसी एक ख़ास एरिया को उसमें फोकस कर रहे हैं, तो उनकी एक लिस्ट बना के व्यूज़ की आप यहाँ पे प्री लोडेड लिस्ट रख सकते हैं, ताकि एग्जैक्टली आप उन एरियाज़ को या उन व्यूज़ को देख सकें कि जी मैं इस व्यू पे डायरेक्टली क्लिक करूं और एग्जैक्टली वही वाला एरिया मेरे सामने हो जहाँ के क्लैशेस देखने में मैं इंटरेस्टेड हूं। तो ये व्यूज़ हम उसके बाद क्रिएट करते हैं और उनको सेव करके लिस्ट को रख लेते हैं और डायरेक्टली जो है वो बाद में उन पे टीम को लाया जा सकता है। इन क्लैशेस का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप जब कोऑर्डिनेशन स्पेस क्रिएट कर देते हैं और इसमें दो कोई से भी दो मॉडल्स को कंपैरिजन के लिए रख देते हैं फॉर क्लैशेस, तो बाद में जब आप पैकेजेस वगैरह बना रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उन पैकेजेस पे काम कर रहे हैं, तो जितना भी काम हो रहा है और वो यहाँ पे सिंक हो रहा है, वहाँ पे बाद में भी कोई क्लैश अगर अराइज होता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर सपोज उन क्लैशेस को आप सॉल्व करने के लिए किसी को असाइन कर रहे हैं, किसी को उसमें सीसी कर रहे हैं, तो वो इश्यूज का जो हमारा पार्ट है वो उसके तौर पे इश्यूज के तौर पे उसमें क्रिएट हो जाता है और असाइन हो जाता है जिस भी टीम मेंबर को आप उसको ठीक करने के लिए बोलते हैं। और समटाइम्स इसमें कुछ क्लैशेस ऐसे भी होते हैं जो वी नो के ये भले ज्योमेट्री के अंदर वो एक क्लैश है, लेकिन एक्चुअल में ये क्लैश नहीं है। सपोज आप एक वॉल के अंदर से एक पाइप को लेके जा रहे हैं, मैसनरी वॉल थी वहाँ पे, और आप उसमें से एक पाइप है कोई प्लम्बिंग का और आप उसको गुजार के लेकर जाने वाले हैं। अ, चूंकि वो स्ट्रक्चर नहीं है तो मे बी कि आप वॉल के अंदर से मैसनरी के अंदर से ही उसको फिट करने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पे जाहिर है कि वो उसको क्लैश के तौर पे दिखाएगा। तो ऐसे जो क्लैशेस हैं उनको आप मार्क भी कर सकते हैं कि दिस क्लैश इज एक्चुअली नॉट अ क्लैश या नॉट एन इशू, ताकि बाकी जब टीम मेंबर्स उसको देखें तो वो ये नहीं कि उस क्लैश को देख के और उसको ठीक करने लग जाएं और कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो है वो डिज़ाइन के अंदर पैदा हो जाए। जी बिलाल साहब। इसके अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन आया, इसको मैं एंड पे रिव्यू करवा दूंगा। आप बिल्ड को जो है ना वो जी उसको ठीक थोड़ा है। सा कर दें। वो हमें जो 3 कोलैबोरेशन टेक्निक्स हैं उसके हवाले से उन्होंने पूछा है। बाकी मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने ये मॉडल रखा था, जो हमने फोल्डर चूज किया था वो शेड वाला फोल्डर था। शेड वाले फोल्डर में और जो भी मॉडल सारे आ रहे थे उनकी हमारे पास ऑप्शन आ गई। और जैसे ही मैंने 2 मॉडल्स को ऑन किया तो मेरे पास उनके क्लैशेस ऑलरेडी उस मॉडल के अपने अंदर जो क्लैशेस हैं वो भी शो हो रहे थे यहाँ पे। और जो उन मैंने 2 मॉडल्स को आपस में कंपेयर किया तो उसके क्लैशेस यहाँ पे शो हो रहे हैं और हमारे पास इस तरह से ये रेड करके आ रहा है। तो आप यहीं पे इसको मार्कअप करके, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो आप इशू क्रिएट कर देंगे और वो आपके पास इशू जो है ना वो आसानी से रिपोर्ट हो जाएगा, जिससे आप इश्यूज के बाद उसको मैनेज करना जो है आसान हो जाएगा सारी टीम्स के लिए। तो तबस्सुम साहब, मैं आपको कहूँगा कि आप इसको, क्योंकि बिल्ड अभी जी काफ़ी रहता है हमारा, उसको आप कवर करें। जी थैंक यू बिलाल मुझे साहब। बस एंड पे 5 मिनट दे दीजिएगा, मैं इनको ये 3 को टेक्निक्स जो है ना ये रिवाइज करवा दूँ एकदम। राइट राइट। जी कंस्ट्रक्शन के अंदर जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है कि हमारे ऑटोडेस्क का जो कंस्ट्रक्शन क्लाउड है उसमें कोलैबोरेशन के हवाले से कोलैबोरेट है या क्वांटिटीज़ वगैरह के हवाले से टेक ऑफ के नाम से मॉड्यूल मौजूद है। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के हवाले से बिल्ड के नाम का जो मॉड्यूल मौजूद है, इसको हम इसके जो फीचर्स हैं एक्चुअली वो थोड़ा सा हम इनको देखेंगे। जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के चैलेंजेस होते हैं ना, जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स या तो लेट होते हैं या फिर ओवर कॉस्ट हो जाते हैं। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ हमारी इंडस्ट्री के नहीं है, वो ग्लोबली ये प्रॉब्लम्स हैं और उनको सॉल्व करने के लिए जो भी इस्टेब्लिश्ड मेथड्स हैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। कोई भी ऐसे फैक्टर्स जिनको ओवरकम किया जा सकता है, समटाइम्स कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो जिनके साथ ही आपको प्रोजेक्ट ख़त्म करना होता है, आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते।
लेकिन जो सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं या मैनेजेबल प्रॉब्लम्स हैं उनको मैनेज करने के लिए क्लाउड बेस्ड ये मॉड्यूल है हमारे पास, जिसमें अगर हम इसकी कोर कैपेबिलिटीज़ को समराइज़ करें तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट है जो कि जेनेरिक है। इससे पहले हमने देखा कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करते से लेकर डिज़ाइन करने के बाद से लेकर यहाँ तक जो है कंस्ट्रक्शन, और इवन कंस्ट्रक्शन फेज़ के बाद जब ऑपरेशनल उस पर चले जाते हैं हैंड ओवर के बाद, तब भी ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट जो है ये कोर है एक्चुअली। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद कॉस्ट मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल है जिसमें आपके प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस जो हैं उनके बजट्स बनने हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बनने हैं, उनके अगर चेंज ऑर्डर्स वगैरह आते हैं तो जितने भी प्रॉब्लम्स, हम इनको नहीं कहेंगे, जो हमारे वर्क फ्लोज हैं, जो प्रोसेसेस हैं हमारे, उनको पूरी तरह से इस मॉड्यूल के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है। और कोशिश इसमें ये की गई है कि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें चलनी चाहिए या जिस तरह से एक नेचुरल वे है उसका कि ऐसे मैनेज होंगी तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशिएंट और सिंपल रहेगा, तो उस तरह से जो है वो इसमें फीचर्स ऐड किए गए हैं। ओके। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है या और प्राइमवेरा वगैरह और इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, सेम उसी तरह से टाइमलाइंस और बाकी सारी चीज़ें, टीम मेंबर्स वगैरह और टास्क की क्रिएशन, असाइनमेंट वगैरह, वो सारे का सारा जो है वो मॉड्यूल इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद जो दो बड़े कंसर्न्स होते हैं किसी भी एक्टिव साइट के, क्वालिटी एश्योरेंस टास्क्स की, और कंस्ट्रक्शन के जो भी वर्किंग्स हो रही हैं और जो चीज़ बिल्ड हो रही है, प्रोडक्ट बन रही है, उसकी, और फिर साथ में सेफ्टी। तो सेफ्टी हैजर्ड्स वगैरह उनको देखना, उनके स्टैंडर्ड सेट करना, उनकी रिपोर्टिंग करना, और जो क्वालिटी है, क्वालिटी में चीज़ों के टेम्पलेट्स या स्टैंडर्ड्स या पंच लिस्ट्स ख़ास तौर पे वो बनाना और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना और फिर उनकी रिपोर्टिंग, ये बहुत सारे कॉमन एस्पेक्ट्स हैं जो क्वालिटी और सेफ्टी के अंदर हैं। लेकिन चूंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और साइट के ऊपर इनके लिए अलग अलग जिम्मेदारान मौजूद होते हैं, लोग मौजूद होते हैं, तो दोनों मॉड्यूल जो है वो भले इनके काम करने का तरीका बहुत एक जैसा है, सिवाय चंद एक चीज़ों के, लेकिन ये दोनों अलग अलग मॉड्यूल्स के तौर पे मौजूद हैं। और फाइनली जब हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है तो उस वक्त प्रोजेक्ट क्लोज आउट वगैरह जो होता है और वो हैंड ओवर जो होता है, उसके लिए भी कुछ इसमें चीज़ें मौजूद हैं, ताकि एज बिल्ट उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तैयार करके बिल्डिंग या प्रोजेक्ट के साथ वो भी हैंड ओवर की जा सके। इनको हम अगर एक एक करके देखें तो हमारे पास कॉस्टिंग के हवाले से कि हम बजट क्रिएशन, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के मैनेजमेंट और ये सारी, बल्कि इसको हम स्लाइड्स में अलग अलग देख लेते हैं कि हमारे जो बजट क्रिएशन वगैरह है उसमें क्या क्या चीज़ों की का ख्याल रखा जाता है, और उसके डाटा को किस तरह से आगे रीयूज़ होना है, तो उसकी बेस पे हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके टेम्पलेट्स हैं, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के जो कस्टमाइजेशन है, और कुछ हमारे होते हैं जो मास्टर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या प्राइम कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब की बजटिंग के लिए एक जो आगे जाके हमारी फोरकास्टिंग में भी यूज़ होंगी, और प्रोजेक्ट के जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मॉड्यूल में होते हैं तो उस टाइम पे ये बजट और ये सारी चीज़ों को के चीज़ें जो है वो एज़ पर स्केड्यूल या एज़ पर एक्सपेक्टेशन जा रही हैं यानी, तो उसकी तैयारी जो है वो प्रोजेक्ट के बजट के अंदर से ये सारी चीज़ें करके रखी जाती हैं। तो उन सारे एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करने का और उनको आगे कैरी फॉरवर्ड करने का, ताकि डाउन द फेज जहाँ पे ज़रूरत पड़े उन इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जा सके, तो वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। इसी तरह से, सॉरी आई थिंक मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला गया। इसी तरह से चेंज ऑर्डर्स जो हैं, इनका प्रोजेक्ट के अंदर ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर चेंज ऑर्डर्स होंगे तो उसका डायरेक्ट इम्पेक्ट पड़ता है कॉस्ट के ऊपर। तो
चेंज ऑर्डर किसकी तरफ से आ रहा है और किस पॉइंट पे आ रहा है, और ये सारी चीज़ें जो है इनका बजट से चूंकि लेना देना है या बजट के ऊपर इम्पैक्ट है, तो उसके लिए कुछ रूल्स सेट किए जाते हैं कि चेंज ऑर्डर में अगर यहाँ पे इस स्टेज पे और इस एंटिटी की तरफ से चेंज ऑर्डर आता है तो उस पे बजट पे कितना फ़र्क पड़ेगा, और उन बजट का आगे जब पेमेंट्स की तरफ बात जाएगी तो उसके कंडीशंस क्या क्या होंगी। जाहिर है जो कॉन्ट्रैक्टर्स उस पे काम कर रहे होंगे उनके लिए पुराने बजट या पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर फिर काम करना फिजिबल नहीं रहता। तो उन सारे चीज़ों को यहाँ पे जो है वो कैटर किया जाता है। इसमें उसी तरह से वर्क फ्लोज बनाए जाते हैं, रूटीन्स बनाई जाती हैं, टेम्पलेट्स बनाए जाते हैं, और फिर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए और रिक्वेस्ट्स के, इंफॉर्मेशन के, पेमेंट्स के, डॉक्यूमेंटेशन के, इन तमाम चीज़ों के फ्लोज के लिए जो है वो सारा सेटअप यहाँ पे मौजूद होता है हमारे पास। पेमेंट्स वगैरह का जो बात आती है तो उसमें नॉर्मली हमारे यहाँ ऑफिसेज में पेमेंट एप्लीकेशंस यूज़ की जाती हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। तो ऑटोडेस्क बिल्ड जो है ये फ्लेक्सिबल है, और इसके साथ आप जो मशहूर चंद पेमेंट सॉफ्टवेयर हैं, पेज ट्री या क्विक बुक्स वगैरह, इस तरह के जो है उनको कनेक्ट डायरेक्टली जो है वो करने के ऑप्शंस मौजूद हैं। एग्जैक्टली कौन कौन सी एप्लीकेशन के हैं ये शायद अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब हम इसके ऊपर काम करते हैं तो उसमें ऑप्शंस अलग अलग जो है वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। पेमेंट एप्लीकेशंस के अलावा जो हमारे ऑटोमेशन है, उस चीज़ को जो है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है वो उसमें कनेक्ट नहीं भी करते तो इसका जो बिल्ट इन अपना सिस्टम है उसके अंदर आपके पेमेंट्स वगैरह के अप्रूवल्स, उनकी डॉक्यूमेंटेशन, और फिर वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किस तरह से ट्रैवल करेंगी और किस जगह पे जाके जो है वो पेमेंट के लिए ये चीज़ें फाइनलाइज होंगी, ये सारे प्रोसेसेस, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के स्टेप्स जो हैं ये सारे इसमें बजट सॉरी इसमें बनाए जाते हैं और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। और जो इससे 2 स्लाइड्स पहले हम जहाँ पे थे कि जहाँ पे हम प्रोजेक्ट बजट की बात कर रहे थे, तो वो बजट से ही जो चीज़ें फाइनल हुई थी एक्चुअली वही इंफॉर्मेशन आगे चलते हुए फ्लो कर रही है, और ये सारी कनेक्ट बैक करती हैं जितने भी इसके बाद भी इवन जो मॉड्यूल आएंगे, इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल आएगा वो भी इस पेमेंट मेथड के साथ कनेक्टेड रहता है, वो आगे चल के देख लेते हैं। इसी तरह से फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग में जाहिर है कि जब हम प्रोजेक्ट बजट जब हमने बनाया था तो फोरकास्टिंग तो उसका फेज़ एक्चुअली वहीं से शुरू हो गया था। लेकिन बीच में जाहिर है कि आपके चेंज ऑर्डर्स वगैरह भी अनएक्सपेक्टेडली वो भी आ सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसमें जो भी आपके पेमेंट फ्लोज आपने बजट से लेकर और आगे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह से लेकर जितने भी चीज़ें बनाई थी वो सारी एक्चुअली आपकी फोरकास्टिंग मॉड्यूल के अंदर एनालाइज होती हैं, और ये एनालाइज होने के बाद जो है वो आपके लिए फोरकास्टिंग मॉड्यूल ये खुद ऑटोडेस्क बिल्ड जो है ये आपके लिए तैयार करता है। और जैसे जैसे आपकी इंफॉर्मेशन में जैसे चेंज ऑर्डर्स वगैरह उसमें आना शुरू हो गया या और कुछ ऐसे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हुए डॉक्यूमेंटेशन में, तो वो जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती जाती हैं तो आपकी फोरकास्टिंग जो है उसको भी ये अपग्रेड करता चला जाता है। तो पेमेंट के हवाले से जो है ये समझ लें कि जितने भी एक्सपेक्टेड फीचर्स या एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हो सकती थी उन तमाम को जो है वो इसमें सॉल्व करने की कोशिश की गई है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर आए तो इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जब डिज़ाइन टीम से बन जाते हैं तो उसमें सबमिटल्स वगैरह जो हैं वो आगे कॉन्ट्रैक्टर्स को और जो अप्रूविंग अथॉरिटीज़ होती हैं उनको या टीम्स को, बिटवीन द टीम्स एक्चुअली ये फ्लो करते हैं कि सपोज एक सबमिटल है जो आपके एक किसी फ्लोर के लेआउट के पूरे सेट को जो है वो करेगा, या कोई एक स्पेशलिटी आइटम है या डक्टिंग वगैरह के हवाले से है, उसके पूरे ड्राइंग सेट्स को उसमें मर्ज एक पैकेज के तौर पे किया जाता है और फिर वो सबमिटल के तौर पे जो है वो
पुट किया जाता है, और फिर व्यूइंग या अप्रूवल अथॉरिटी जो है, जो वो भी जाहिर है कि इसी प्लेटफॉर्म पे मौजूद होंगी, वो इनको चेक करके और इसकी अप्रूवल करते हैं, और वो अप्रूवल के बाद सबमिटल जो हैं वो आगे कंस्ट्रक्शन में कंट्रैक्टर को या उस तरह से फ्लो कर जाते हैं। इसी तरह से अगर RFIs जनरेट होती हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से, सबमिटल्स एक साइड पे फ्लो कर रहे हैं, RFIs जो हैं वो दूसरी तरफ से फ्लो कर रही हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो वो भी उसी तरह से काम करते हैं। रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है कि ये फ़लाँ वाला जो आइटम है या फ़लाँ वाला जो एरिया है, इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है टू एफिशिएंटली और एक्यूरेटली बिल्ड कंस्ट्रक्ट दिस एरिया। तो वो इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है कि जिस भी स्टेक होल्डर से मांगी जाती है या एक्सपेक्टेड होता है कि यहाँ से मिल सकती है, उनको रिक्वेस्ट जाती है, वो उसके ऊपर रिप्लाई करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन जो है वो सबके पास अपडेट होती है। मीटिंग मिनट्स का जो इसमें मॉड्यूल है मीटिंग्स का, इसके ऊपर भी आते हैं हम, इनको अलग अलग ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबमिटल्स का मैंने अभी जिक्र कर दिया है। सबमिटल्स में हम ड्राइंग, सिंगल ड्राइंग्स, उनको भी सबमिटल में ऐड कर सकते हैं। और ये ड्राइंग कौन सी वाली होंगी, जो अभी बिम कोलैबोरेट प्रो में आप लोग देख रहे थे कि ड्राइंग बन रही थी रेविट से, मॉडल भी सबमिट हो रहे थे पैकेजेस के अंदर, और उन पैकेजेस में या उन प्रोजेक्ट फाइल्स के अंदर आपके पास शीट्स भी थी। और इन शीट्स के अलावा जो है वो आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, पेमेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, और कोई ऐसे क्या कहते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो कि उस सबमिटल का हिस्सा होंगे। इवन इसमें इमेजेस, वीडियोस, PDFs वगैरह सब चीज़ें इसमें शामिल की जा सकती हैं। तो ये इसमें सबमिटल्स का मॉड्यूल मौजूद है। इसी तरह से RFIs का मैंने जिक्र किया कि इंफॉर्मेशन जो है वो उनको इनिशिएट किया जाता है कि हमें ये एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है। एक्चुअली ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसमें आप लोग इसको इस तरह से देखें कि ये सारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसेस हैं, और बिल्ड जो है वो कोशिश ये कर रहा है कि इन तमाम प्रोसेसेस को सिंपल रखते हुए बहुत क्विक कर दिया जाए। इसमें जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी ऐसे PC पे बैठे हुए हों, किसी वर्क स्टेशन पे जिसके अंदर हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हों। ये आपके ब्राउज़र बेस्ड सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। हाँ, जो डिज़ाइन टीम से इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की जा रही है या उनसे डाटा मांगा जा रहा है, वो इन केस आपके पास ऑलरेडी पैकेजेस में वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो अपने ऑथरिंग सॉफ्टवेयर से, भले वो कैड हो या रेविट हो या कोई और सा, उसमें से वो चीज़ें कोलैबोरेशन के थ्रू शेयर करते हैं, प्रोजेक्ट के मेन फोल्डर में लाते हैं, और वहाँ से फिर पैकेजेस बना के जो है वो शेयर करते हैं। तो ये थोड़ा सा उनको चाहिए होता है, लेकिन जो फील्ड की टीम है या रिव्यूअर्स हैं या डिसीजन मेकर्स हैं, वो हैंड हेल्ड डिवाइसेस में, स्मार्टफोन्स में, सेम बिल्ड, ऑटोडेस्क बिल्ड के नाम से एप्लीकेशन मौजूद है, वो वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर अपने लॉगिन डालते हैं, और वो उस प्रोजेक्ट से कनेक्ट हो जाते हैं जिसके उनके पास राइट्स मौजूद हैं। तो वो एक क्लोज, जिस तरह से आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल इतने ही सिंपल तरीके से, लेकिन मोस्ट पावरफुल मेथड्स मौजूद हैं इसमें, डाटा फ्लो के ख़ास तौर पे। तो उस तरह से ये सारे प्रोसेस काम कर रहे होते हैं, और एग्जैक्टली यही चीज़ है जो हमें एक प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन फेज़ में चाहिए होती है। इसी तरह से स्केजुअल्स का मैंने जिक्र किया था, और इन स्केजुअल्स में आपके पास लिस्ट फॉर्मेट में हो या गैंट चार्ट्स के फॉर्मेट में हो, दोनों तरह से ये चीज़ें आपके पास एक्टिविटीज़ जो हैं वो शो हो सकती हैं, और उन एक्टिविटीज़ के ऊपर आगे कमेंट्स जो हैं वो, और आपके जो इनको कहा जाता है इश्यूज वगैरह के रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, और प्रोजेक्ट डाटा को उसके साथ लिंक किया जा सकता है मीन के स्केजुअल्स में। आप शीट्स को या मॉडल एलिमेंट्स को जो कि अगर आप यूज़ करते रहे हैं पहले नेविस वर्क्स को मैनेज को, तो वो रेविट के एलिमेंट्स को डायरेक्टली कनेक्ट करके हम अपनी टाइमलाइंस के अंदर डालते थे, तो वो वाला फीचर जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे भी मौजूद है। इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने मॉडल्स, अपनी फाइल्स, अपनी शीट्स, उनको कनेक्ट कर सकते हैं अपने टाइमलाइन ऑब्जेक्ट्स के साथ या टाइमलाइन एलिमेंट्स के साथ। तो दिस इज़ वेरी मच सिंपल मेथड। इसी तरह से रिपोर्टिंग
डेली रिपोर्ट्स, और डेली रिपोर्ट के अंदर जो है वो आपके टेम्पलेट्स जो हैं वो एक्चुअली बना के रख लिए जाते हैं। और उसमें हर टीम का या हर डोमेन का होता है, और उसमें जितने ये जो डेली रिपोर्टिंग के अंदर चीज़ों को रिपोर्ट किया जाता है, उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपका जो प्रोजेक्ट डाटा है या जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ हैं, अभी जो टाइमलाइंस वगैरह के अंदर हम देख रहे थे कि वो टाइम पे हैं या डिले हैं, बल्कि इसमें जो एडिशनल आपके फैक्टर्स हैं, वेदर फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, अगर आप उनको भी रिपोर्ट करना चाहें तो चूंकि आपका जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर आपका प्रोजेक्ट पड़ा होता है, और उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप डाल सकते हैं, कुछ ऑटोमेटेड इंटरनेट से, और बाकी आप कैप्चर कर रहे होते हैं, आपकी टीम्स जो फील्ड पे मौजूद होती हैं, वो सब चीज़ें रिपोर्ट्स का हिस्सा बन रही होती हैं। और इसकी वजह से फिर जो डिलेज आते हैं या जो भी आते हैं वो फोरकास्टिंग में, रिपोर्ट्स में, और आपका जो मेन डैशबोर्ड है जो शुरू में जब हम कंस्ट्रक्शन क्लाउड की फर्स्ट स्लाइड देख रहे थे वो नज़र आ रहा था, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे प्रोजेक्ट के डाटा में शो हो रही होती हैं, और एक प्रोजेक्ट आईक्यू एक्चुअली क्रिएट हो रहा होता है। तो दिस इज़ प्रिटी मच गुड थिंग कि आपकी रिपोर्टिंग जो है वो ऑटोमेटिकली बनती चली जाती है, बजाय इसके कि इसके लिए एक अलग से जो है वो मैनुअल मेथड कोई मौजूद हो। मीटिंग मिनट्स में आप इसको जूम मीटिंग टाइप की या उस तरह की चीज लेवल पे एक्सपेक्ट नहीं करते, आल दो के इसमें जूम मीटिंग्स के लिए लिंक्स वगैरह शेयर करने का ऑप्शन मौजूद है। लेकिन यहाँ पे मीटिंग मिनट्स इस तरह से आप इसको ले लें कि कोई भी डिस्कशंस हैं, कोई भी डिसीजन मेकिंग्स हो रही हैं, तो उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनका उसमें मौजूद होना लाजमी है, तो आप मीटिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं। उन मीटिंग्स के अंदर उन यूज़र्स को, टीम मेंबर्स को आप उस मीटिंग का हिस्सा बनाते हैं। और अगर आप किसी को उसमें नहीं ऐड करना चाहते, तो ऐसा नहीं है कि किसी मेंबर के साथ वो मीटिंग मिनट्स या वो मीटिंग की एक्टिविटीज़ जो है वो शेयर ना की जाएं और फिर भी उस तक पहुंचें, भले क्लाउड पे मौजूद हैं लेकिन परमिशन वाइज। तो वो किया जाता है, और उसी के अंदर आपके जो RFIs थे, आपकी शीट्स थी, आपकी फाइल्स थी, डॉक्यूमेंटेशन थी, वो सारी लिंक की जाती हैं कि इन दिस पर्टिकुलर मीटिंग दीज आर द रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स दैट विल बी डिस्कस्ड, और प्रूफ के तौर पे या उसके एक्टिविटी के अंदर चीज़ों को रिकॉर्ड करने के तौर पे ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। और वो सारा फिर जितनी भी मीटिंग्स आपके थ्रू आउट द प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन साइकिल चलती हैं, वो सब आपके प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही होती हैं। एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपने सपोज एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो आपने साल 1.5 साल में जाके ख़त्म किया है, तो उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, डे वन से जो RFI जनरेट हुई थी, या डे वन से जो आपका सबमिट हुआ था, अप्रूव हुआ था, और जितनी मीटिंग्स हुई और उनके जो मिनट्स थे, हर चीज़ आपके रिकॉर्ड का हिस्सा रहती है। और ये सारी रिपोर्टिंग में भी जो है वो देखी जा सकती है, और आपकी एक्टिविटीज़ के लॉग के तौर पे भी देखी जा सकती है। तो दिस इज़ अ प्रीटी मच गुड थिंग टू मेक अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द होल प्रोजेक्ट। और इन्हीं ट्रैक रिकॉर्ड की मदद से एक्चुअली हम फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए सीख रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम अगर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ आ जाए, इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट और जो हमारा सेफ्टी का मॉड्यूल था, इसमें तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं, तो इसलिए हम एक के ऊपर थोड़ा सा देख लेंगे, बाकी जो है वो उसी के साथ ही रिलेटेड है। हमारे क्वालिटी की प्लानिंग, फिर उन टेम्पलेट्स, प्लानिंग से हमारा टेम्पलेट्स, और फिर उन टेम्पलेट्स और प्लानिंग को आगे इम्प्लीमेंट करना। और क्वालिटी मैनेजमेंट में किसी भी टास्क के बारे में, किसी भी इक्विपमेंट के बारे में, किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में जाहिर है कि हमारे पास चेक लिस्ट या पंच लिस्ट मौजूद होती है। वो हम बनाते हैं, और फिर जो हमारे क्वालिटी इंस्पेक्टर्स होते हैं वो वहाँ पे जाके चीज़ों को देख रहे होते हैं, और उसके हिसाब से चेक लिस्ट या पंच लिस्ट वगैरह में वो चीज़ें मैच करते जाते हैं, चेक करते जाते हैं, और फिर उनको ओके या अप्रूव या डिसअप्रूव करते हुए चले जाते हैं। और उसी के बीच में अगर उनको कोई चीज़ लगती है कि हाँ इसको अपने डिवाइस के कैमरा से रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो होती चली जाती हैं। तो जो हमारा सेफ्टी में और क्वालिटी में, दोनों में
प्रोसेस सेम रहता है। उसमें थोड़ा सा टर्म्स जो हैं वो अलग यूज़ की जाती हैं, उसमें पंच लिस्ट्स होती हैं, उसमें चेक लिस्ट्स होती हैं। उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं और रिपोर्ट किए जाते हैं ताकि उनको ठीक किया जा सके, और इसमें जो है वो क्वालिटी के फीचर्स को देखा जाता है और रिपोर्ट किया जाता है ताकि वो अ, देखें कि अप टू दैट लेवल हैं या उससे लेस हैं, तो वो रिपोर्टिंग वगैरह सारी प्रॉपर तरीके से हो जाती है। अच्छा, ये इशू मैनेजमेंट जो है ना, ये बार बार आप इसका जिक्र भी सुनते रहे हैं। इशू जो है ना वो समझ लें कि आपके कंस्ट्रक्शन क्लाउड के कोर फीचर्स के अंदर एक है। इश्यूज आपने देखा होगा कि जब आप क्लैश डिटेक्शंस में दे जाते हैं, वहाँ पे भी कहीं पे क्लैश है तो एज इशू जो है वो क्रिएट किया जा सकता है, रिपोर्ट किया जा सकता है और उसी के डाटा को फ्लो किया जा सकता है। इसी तरह से जब आप डिज़ाइनिंग फेज़ में थे उस टाइम पे भी जो रिव्यूअर जो है वो उसमें से किसी भी चीज़ को, या डिज़ाइन टीम जो है वो उसमें से किसी भी चीज़ को क्लिक करके वहाँ पे वो येलो सा एक डॉट बन जाता है, वो उसको मेंशन करते हैं और उसको एज इशू जो है वो फ्लोट कर देते हैं। इसी तरह से जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आते हैं, जब आप कॉस्टिंग में आते हैं, जब आप सेफ्टी और क्वालिटी के अंदर आते हैं, तमाम जगह पे ये इश्यूज जो है ना ये कॉमन है, समझ लें। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी चीज़ जो है वो जिसको डिस्कस होना चाहिए, आप उसको एज इशू जो है वो क्रिएट करते हैं और फिर इश्यूज को आगे सॉल्व करते हैं। लोग उसमें असाइन होते हैं, कनेक्ट होते हैं, कमेंट करते हैं इश्यूज के जो मुख्तलिफ स्टेटस हैं कि ये क्रिएट हुआ, ये सॉल्व हुआ, ये अनसॉल्व पड़ा हुआ है, जो भी हैं इसके, वो सारे जो है वो काम करते हैं। और यही एक्चुअली इसकी स्ट्रेंथ है कि ये डाटा या एक्टिविटीज़ जो है ये अक्रॉस द टीम, अक्रॉस द मॉड्यूल्स जो है ये फ्लोट करती हैं। वो जो यूनिफाइड डाटा का बिलाल ने जिक्र किया था, ये एक्चुअली वही चीज़ है। ओके जी। सेफ्टी, इसके ऊपर चले मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, ये तकरीबन वही चीज़ें हैं। और सेफ्टी इंस्पेक्शन सारी वो रिकॉर्ड होती जाती हैं और प्रोजेक्ट का हिस्सा बनती जाती हैं। प्रोजेक्ट क्लोज आउट, प्रोजेक्ट क्लोज आउट में कमिश्निंग और फिर टर्नओवर डॉक्यूमेंटेशन जो है ये भी इसी प्रोजेक्ट के अंदर, इसी मॉड्यूल के अंदर जो है वो होता है। और जब आपकी डॉक्यूमेंट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट के सेटिंग्स के अंदर एज बिल्ट डॉक्यूमेंटेशन एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। कि जब आप प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर रहे हो तो उसके साथ से जो आपकी जितनी भी शीट्स थी या बाकी डॉक्यूमेंटेशन थी वो सारी की सारी जो है वो एक बंडल बनाकर, जिप बनाकर क्लाइंट को बिल्डिंग के साथ हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो प्रोजेक्ट क्लोज आउट भी जो है वो प्रॉपर तरीके से करने का इसके अंदर बंदोबस्त मौजूद है। तो दिस वाज एक्चुअली अ क्विक इंट्रोडक्शन। आई होप कि इसका हम कर सकते हैं कि आई विश कि हम इसको भी एक डेमो में कर सकते हैं, मे बी एट सम लेटर टाइम। तो इसको जो है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और बिलाल साहब, आप किसी उसका जिक्र कर रहे थे क्वेश्चन का, या मजीद हम क्वेश्चंस देख लेते हैं अगर हमारे पास कोई आ रहे हैं तो। जी, काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हमें यहाँ पे आए थे उनको हमने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। राइट, आई थिंक टाइम टू पैकअप। और जी उम्मीद है इस वेबिनार से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ नई मिली होंगी। थैंक यू एवरीबॉडी। जी बिलाल साहब, टाइम टू जी गो, इसको एंड कर दीजिएगा। जी जी थैंक यू। अल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।